कि जब हवसप्रस्त इंसान हसद का शिकार हो जाए तो इससे ज्यादा खतरनाक कोई और नहीं हो सकता। इंतकाम ने उसे भी अंधा कर दिया था। हर चेहरा उसे रकीब का चेहरा लगता। फिर उसने ऐसी चाल चली कि तमाम अकल वाले दंग रह गए। इस बेखबर को एहसास तक न हो सका कि जिसे वो अक्लमंदी समझ रहा था दर हकीकत मंदी अकल का मुजाहरा कर डाला था। और इस सच्चाई का इंकशाफ एक दाना की जुबान से हुआ जिसे सब मिर्जा अमजद बेग कहते थे। जरा के हथियार के साथ वकील साहब की एक और हाजिरी। अगर मौसम खुशगवार, हालात साजगार और हवा मुवाफिक रुख की हो तो राय को पहाड़ बनने में एक लम्हा नहीं लगता। बाज़ वाक़यात इंतहाई मामूली नवैयत के होते हैं, लेकिन गैर मामूली अंदाज में पेश आने से इनकी अहमियत खतरनाक हद तक बुलंद हो जाती है। जेरे नज़र वाक़या भी कुछ इसी किस्म का है। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल अपने ऑफिस में बैठा था और क्लाइंट्स को डील कर रहा था कि एक परेशान अधेड़ उम्र शख्स मुझसे मिलने आया। इस बात में किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं कि मेरे पास आने वाले लोग किसी न किसी परेशानी या उलझन का शिकार होते हैं और मुझसे कानूनी मशवरे और मदद हासिल करना चाहते हैं ताकि इन्हें मसाइल से निजात मिल जाए। मैं अपनी पेशावराना आदत के मुताबिक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इनका इस्तकबाल करता हूँ, इनका अहवाल सुनता हूँ और जिस हद तक मुमकिन हो अपनी फीस वसूल करने के बाद इनकी मदद भी करता हूँ। मैंने मस्कुरा अधेड़ उम्र शख्स को सलाम का जवाब देते हुए बैठने के लिए कहा। जब वह कुर्सी खींच कर बैठ चुका तो मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। मतलब यही था। जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम मौज़म अली है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोला। अस्करी साहब ने आपके बारे में बताया था, इसलिए यहाँ आया हूँ। आप अस्करी साहब को तो जानते हैं ना? मौज़म अली का अंदाज बहुत ही धीमा और सुलझा हुआ था। वो अपनी आवाज़ और लबो लहजे से एक पढ़ा लिखा, मुअज़्ज़ज़ और शरीफुत्तबा महसूस होता था। मेरे शनासाओं में अस्करी हजरात की तादाद 3 से मुतजाविज थी, लिहाजा सिर्फ अस्करी साहब कहने से मेरी समझ में ना आ सका कि मौज़म अली का इशारा किस अस्करी की तरफ था। चुनाचा मैं पूछे बिना ना रह सका। अजीम साहब, आप किस अस्करी का जिक्र कर रहे हैं? शबीर अस्करी, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं? अच्छा वो। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से कहा। फिर मौज़म अली की परेशान आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या आप भी उन्हीं के ऑफिस में होते हैं? मैं उनके ऑफिस में तो नहीं होता, अलबत्ता इनसे काम पड़ता रहता है, इसलिए वहां जाना भी पड़ता है। वो परेशान होने के बावजूद मुतहम्मल लहजे में बोला। मेरा ताल्लुक भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ही से है, बल्कि था। लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं पिछले साल ही हेड मास्टर के ओहदे से रिटायर हुआ हूँ। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज की और अपने सामने बैठे हुए रिटायर्ड हेड मास्टर मौज़म अली से पूछा, अस्करी साहब ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है? शबीर अस्करी महकमा तालीम में एक बड़े ओहदे पर फाइज थे। मेरी इनसे अच्छी याद अल्लाह थी। मौज़म अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ आपका नाम, पता और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताया है। मैं अपने काम से आपके पास आया हूँ। अस्करी साहब ने आपकी बहुत तारीफ की है और मुझे यकीन दिलाया है कि आप मेरा काम कर देंगे। मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया। फिर सवालिया नजरों से उनके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, आप जी मौसम साहब फरमाएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जवाब देने से पहले वो मुझे कुछ मुतज़्ज़ब नजर आया। मुमकिन है वो अपना मसला बयान करने के लिए जहन में मौजूद ख्यालात को किसी एक नुक्ते पर मुज्तमा करने की कोशिश कर रहा हो। इसने ग्रे पतलून पर धारीदार शर्ट पहनी हुई थी, दराज कामत और जिस्म माइल बा फरवई। सर और मूछों के बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी। रंगत सांवली और हाथ पांव का मजबूत। मैंने पहली नज़र में इसकी उम्र का जो अंदाज़ा कायम किया था वो बादशाह कदरे गलत साबित हुआ। वो 60 के हिंसे को अबूर कर चुका था। बेग साहब, चंद लम्हात के गौर फिक्र के बाद वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं दरअसल अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। वो पिछले 15 दिन से जेल में बंद है। आपके बेटे का नाम क्या है? मैं सीधा होकर बैठ गया और पैड पर कलम चलाते हुए पूछा, और वो 2 हफ्ते से जेल में क्यों बंद है? उसका नाम कामरान अली है, मौज़म अली ने बताया। ये मेरी इकलौती औलाद है और वो कत्ल के इल्जाम में जेल गया है। अदालत से सजा सुनने के बाद या? मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इस्तरारी लहजे में बोला, नहीं जनाब, सजा और जजा का मरहला तो भी दूर है। अदालत ने उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया है। केस अदालत में लग चुका है। 4 रोज बाद पेशी है। ये केस किस अदालत में है? मैंने इस्तफसार किया। उसने एक जज और अदालत का नाम बता दिया। मैंने कहा, आपका बेटा कामरान अली कत्ल के इल्जाम में पिछले 15 दिनों से जुडिशल रिमांड पर है। इसका मतलब है पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया होगा और मज़कूरा रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया होगा। अदालत ने आपके बेटे को जेल की राह दिखा दी। इस दौरान में आपने अपने बेटे की जमानत कराने या रिहाई के लिए किसी वकील की खिदमत हासिल नहीं की? कामरान की गिरफ्तारी के फौरन बाद मैंने इसके लिए एक वकील का बंदोबस्त किया था।
मौज़म अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, लेकिन इसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं रही। इसने ज़ुबानी जमा खर्च करने के सिवा कुछ नहीं किया। ज़मानत के हक में इसके दलाइल फुसफुसे साबित हुए और अदालत ने कामरान को जेल भेज दिया। वो थोड़ी देर के लिए रुका और एक बोझल सांस छोड़ी और अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, इस दौरान में शबीर अस्करी से मेरी मुलाकात हुई। उन्हें मेरे बेटे की गिरफ्तारी का इल्म हो चुका था। जब मैंने उन्हें सूरत हाल की नज़ाकत से आगाह किया तो उन्होंने फ़ौरन मुझे वकील बदलने का मशवरा दिया। मैंने कहा, मैं तो किसी अच्छे वकील को नहीं जानता। इस पर उन्होंने एक लम्हा सोचा, फिर बोले, आप जाकर बेग साहब से मिल लें, मेरा सलाम कहें और इन्हें अपने मसले के बारे में बताएं और मैं आपके पास आ गया हूँ। ठीक है। उसके खामोश होने पर मैंने कहा, पहले वाला वकील किस पोजीशन में है? वो अब किसी भी पोजीशन में नहीं है, मौज़म अली मजबूत लहजे में बोला। मैं उसे फारिग करने के बाद आपकी तरफ आया हूँ। ये केस अब आपके हाथ में है। ये केस मेरे हाथ में है। मैंने ठहरे हुए लहजे में इसी के अल्फाज दोहराए, फिर कहा, लेकिन अभी तक तो मुझे इस केस के बारे में कुछ पता भी नहीं है ना। रिटायर्ड हेडमास्टर मौज़म अली ने बड़ी रसान से कहा, आप पूछें जनाब, क्या पूछना? मैंने पूछा, मकतूल कौन था? मकतूल का नाम अयूब था, उसने बताया, और वो एक अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में चौकीदार था। ये अपार्टमेंट्स बिल्डिंग कहाँ पर वाक़या है? मेरे तबसरात में तेजी आती गई। और आपके बेटे कामरान अली का अयूब से क्या ताल्लुक था? अपार्टमेंट्स बिल्डिंग का नाम अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स है और ये बिल्डिंग करीमाबाद के इलाके में वाक़या है, मौज़म अली ने जवाब दिया। मेरे बेटे का अयूब नामी चौकीदार से कोई ताल्लुक था और ना ही किसी किस्म की दोस्ती या दुश्मनी। वो लम्हे भर के लिए थमा तो मैंने फौरन सवाल जड़ दिया, जब मकतूल का आपके बेटे से कोई ताल्लुक वासन नहीं था तो फिर अयूब के कत्ल के इल्जाम में इसे गिरफ्तार क्यों किया गया? मौज़म अली ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, बेग साहब, बात दरअसल ये है कि वकूआ से चंद रोज पहले कामरान का इस चौकीदार से झगड़ा हो गया था। इनके बीच अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई। हाथापाई की नौबत आने ही वाली थी कि लोगों ने बच बचाव करा दिया। बहरहाल इस नाखुशगवार वाक़े से लेकर वकूआ तक इन दोनों के दरमियान खिंचाव किसी कैफियत रही थी। इसीलिए वो एक लम्हे को फिर मुतवक्कफ हुआ, थूक निकल कर हलक तर किया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब चौकीदार अयूब अपने कमरे में मुर्दा पाया गया तो लोगों का फौरी तौर पर ध्यान कामरान ही की तरफ गया और पुलिस ने भी इन्हीं खतूत पर कार्रवाई करते हुए मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। ये है सारी कहानी। मौज़म साहब, क्या आपकी रिहाइश भी अल्फ्रीद अपार्टमेंट सी में है? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने से पूछ लिया। नहीं जनाब, वह नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, हम लोग पीआईबी कॉलोनी में रहते हैं। कहाँ पीआईबी कॉलोनी और कहाँ करीमाबाद? मैंने उलझन ज़दा नज़रों से मौज़म अली की तरफ देखा। आपका बेटा वहां कहाँ पहुंच गया था? इस चौकीदार से उलझने। जनाब, कामरान के काम की नवैयत ही ऐसी है कि इसकी ड्यूटी जिस इलाके में लगा दी जाए उसे जाना पड़ता है, वो वजाहत करते हुए बोला। आपका साहबजादा करता क्या है? मैंने पूछा। वो एक कोरियर कंपनी में मुलाजिम है, मौज़म अली ने बताया। उसके ज़िम्मे डाक की तरसील है। कंपनी से जो भी इलाका दे दे उसे अपनी ड्यूटी अंजाम देना होती है। पिछले कुछ अरसे से वो करीमाबाद और उसके गिरदोनवा में अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहा था। मौज़म अली ने मुझे मज़कूरा कुरियर कंपनी का नाम भी बताया था, लेकिन बावजूद मैं यहाँ पर वो नाम ज़ाहिर नहीं कर सकता। आप अपनी सहूलत और कहानी की ज़रूरत के पेश नज़र इस कुरियर कंपनी का नाम फ्लाइंग हॉर्स फ़र्ज़ कर लें। मैंने मज़ीद 15-20 मिनट तक मुख्तलिफ ज़ावियों से घुमा फिरा कर मुतअद्दिद सवालात किए, जिनके जिनके मौज़म अली ने तसल्ली बख्श जवाबात दिए, जिसके नतीजे में मैंने कामरान अली का केस लेने का फैसला कर लिया। वो मंगनी शुदा था और लगभग 2 माह बाद इसकी शादी होने वाली थी, मगर अब ये मुमकिन नजर नहीं आता था। पिछले 15 दिन से वो जेल की सलाहों के पीछे क्याम पजीर था और आइंदा कितने अरसे तक वो केस चलेगा इसके बारे में कबल अज़ वक़्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस केस के पस मंज़र से आगाह कर दूं ताकि अदालती कार्रवाई के दौरान में आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो। इनमें से बहुत सी बातें मुझे मौज़म अली और उसके बेटे कामरान अली की ज़ुबानी मालूम हुई थी। बाकी मैंने बज़ाते खुद बाद में इस इलाके के सर्वे करके जानी थी जहाँ वकूआ पेश आया था। आइंदा पेशी से पहले मैंने जेल जाकर मुलजिम कामरान अली से एक मुलाकात भी कर ली थी। इस नवैयत के बहुत से काम मेरा दर्द सर नहीं होते कि मैं किसी प्राइवेट स्ट्रागरसा के मानद कूचा ब कूचा घूमता फिरूं। अक्सर वकला इन चक्करों में नहीं पड़ते और मेरी तरह जो मादूदे चंद ऐसा करते हैं, इन्हें हैरत अंगेज कामयाबी मिलती है। मौज़म अली की पूरी जिंदगी पुरस्कून, बेदाग, खुशहाल गुजरी थी। वो अपने काम से काम रखने वाला एक शरीफुन नफ्स इंसान था। कामरान अली इसकी इकलौती औलाद था और वो अब 27-28 साल का हो चुका था। भी कम करने के बाद वो अमली जिंदगी में कूद पड़ा, लेकिन चूंकि तरबियत ईमानदारी, शराफत और सच्चाई के माहौल में हुई थी, इसलिए रोजगार के सिलसिले में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जैसा कि अमूमन हमारे माशरे में होता है, क्योंकि हमारा माशरा इस दुनिया का अनोखा और मिसाली माशरा है। मौज़म अली सिफारिश और रिश्वत के सख्त खिलाफ था, लिहाजा इस किस्म की सूरत हाल में जो कुछ हो सकता था वो हुआ। इस पर तुर्रा ये कि कामरान के साथ कुछ मुकद्दर का भी फेर था।
जो मुलाजमत उसे पसंद आती वहां से कुछ अरसे बाद उसे फारिग कर दिया जाता, और जिस किस्म की जॉब्स आसानी से मिल जाती थी इनमें इसका जी नहीं लगता था। काफी जग जैग और लोट पोट के बाद बिलाकर वो कोरियर कंपनी में लग गया था। फ्लाइंग हॉर्स में काम करते हुए इसे अब लगभग 2 साल हो गए थे। करीमाबाद और इसके आसपास का इलाका इसकी जिम्मेदारियों में शामिल था। मैंने चूंकि खुद इस गली का सर्वे किया था जिसमें अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स बिल्डिंग वाक़या थी, इसलिए वहाँ की सूरत हाल और मकानियत का मुझे बखूबी इल्म था। मेन रोड से एक कशादा गली शुरू होती थी जो कुछ आगे जाकर तंग हो जाती थी। हुकूमत के मुतल्लका महकमे में वो गली आगाज से अख्ताम तक एक जैसी चौड़ाई की हामिल थी, लेकिन निसब से आगे जाकर बाज मुकीनों की मनमानी ने मस्कूरा गली को सुकड़ने और सिमटने पर मजबूर कर दिया था, और ये काम एक सहराहे पर हुआ था। मेन रोड से गली में दाखिल हों तो दाएं जानब बंगलों की लाइन थी और बाएं तरफ अपार्टमेंट बिल्डिंग का सिलसिला शुरू हो जाता था। बंगलों वाली साइड में एक इमाम बारगाह और 2 प्राइवेट स्कूल भी वाक़या थे। थोड़ा आगे आएँ तो वो सहराहा आ जाता था जहाँ से गली को अपने पेट पर पत्थर बांधकर ज़्यादती करने वाले आसपास के मकीनों की बुदोबाश की खातिर खुद को सुकेड़ना पड़ा था। इस सहरावे पर एक छोटी सी मक्का बेकरी थी। इसके सामने इसी के साइज की बुखारी मलक शॉप वाक़या थी। एक छोटा सा गलीनुमा तीसरा रास्ता मलक शॉप के इसी मलक शॉप के पास से निकलकर पेट्रोल पंप की तरफ चला जाता था, जबकि असल सुकड़ी सिमटी हुई गली बिल्कुल सीधी आगे जाती थी। अनएथोराइज मकानों की बढ़ोतरी ने मस्कूरा गली का साइज तकरीबन आधा कर रखा था। मक्का बेकरी के बाद कुर्बान आटा चक्की, इसके सामने बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर और फिर जमीर प्लाजा के बाद वक्फे वक्फे से कारपेंटर्स की 2 दुकानें भी थीं। इस गली को इतनी तफसील से बयान करने का मकसद ये है कि आप सिचुएशन को अच्छी तरह समझ जाएं। मकतूल अयूब अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स का चौकीदार था और कामरान अली के वालिद के मुताबिक वकूआ से चंद रोज पहले मकतूल और मुल्जिम के बीच अच्छी खासी तलख कलामी हुई थी, और इस तलख कलामी का सबब अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स की एक मकीन मिसिस शबाना थी, जो ब्लॉक ए के फ्लैट नंबर 304 में अपने इकलौते 8 साल बेटे अली रजा के साथ रहती थी। शबाना का शोहर रिजवान पिछले 5 साल से किसी यूरोपीय मुल्क में बसिलसिला रोजगार गया हुआ था। इसकी गैर मौजूदगी में शबाना और अली रजा को फ्लैट में अकेले रहना पड़ रहा था। अल्फरीद अपार्टमेंट्स के 2 ब्लॉक थे, ए और बी। ये इमारत ग्राउंड प्लस 4 थी, यानी 5 मंजिला। ब्लॉक ए के हर फ्लोर पर 6 फ्लैट थे, यानी कुल 30 फ्लैट्स, और ब्लॉक बी के हर फ्लोर पर 7 फ्लैट थे, मतलब ये कि कुल 35 फ्लैट्स। इस तरह इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में फ्लैट्स की कुल तादाद 65 बनती थी, और मिसेस शबाना ए 304 में रिहाइश पजीर थी, यानी ब्लॉक ए 3rd फ्लोर फ्लैट नंबर 4। ये 2 कमरों और एक कॉमन रूम पर मुश्तमिल छोटा सा फ्लैट था जिसका रकबा लगभग 500 मुरबा फीट बनता था। मुल्जिम कामरान अली चूंकि इस इलाके में फ्लाइंग हॉर्स वालों की डाक पहुंचाया करता था, लिहाजा दीगर घरों और बिल्डिंग्स के अलावा वो अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में भी जाया करता था, और हालात वाकयात के मुताबिक वो इस रिहायशी इमारत में मिसिस शबाना के फ्लैट में कुछ ज्यादा ही जाया करता था। अपार्टमेंट्स के चौकीदार अयूब से तो इसका झगड़ा बहुत बाद में हुआ। उससे पहले चंद एक बद मजगियां मोहल्ले वालों से भी हो चुकी थी, जिनमें सरे फहरिस्त तनाज़ा रियाज नामी एक आदमी से था जो जमीर प्लाजा में रहता था। कामरान अली के काम की नवईद कुछ इस तरह की थी कि इसे मोटर बाइक इस्तेमाल करना पड़ती। सेल्स और फील्ड का काम करने वालों की ये मजबूरी है। इन दिनों कामरान ने इस गली में नया नया आना शुरू किया था, और इतफाक से पहले 3 लेटर ही अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के थे, जो 2-2, 3-3 दिन के वक्फे से आए थे, और ये डाक मिसेस शबाना की थी। गैर मुतल्लका अफराद की गाड़ियों का चूंकि बिल्डिंग में दाखिला ममनू था, लिहाजा जब कामरान मिसेस शबाना के फ्लैट की तरफ जाता तो उसे अपनी बाइक बिल्डिंग के गेट के बाहर गली में दीवार के साथ खड़ी करनी पड़ती थी। एक रोज वो ऊपर से नीचे आया तो बाइक के दोनों टायर जमीन से लगे हुए थे, यानी इन्हें हवा से महरूम कर दिया गया था। उसका दिमाग घूम कर रह गया। पहला ख्याल यही आया कि शायद किसी बच्चे ने शरारत में इसकी राह खोटी करने का एहतमाम कर दिया। ये इसने देखा था कि इस गली में हर उम्र के बच्चे खेलते रहते थे। कामरान ने यह भी देखा था कि अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के सामने जो अनऑथोराइज घरों की लाइन थी, इनकी औरतें अक्सर अपनी दहलीजों पर बैठी गपशप करती रहती थी। एक बात जहन में रहे कि अल्फ्रीद और जमीर नामी ये 2 रिहायशी इमारतें बिल्कुल रूबरू नहीं थी, बल्कि इनके दरमियान पोजीशन के हवाले से 30-40 गज का फासला था। कामरान चंद लम्हा तक परेशानी के आलम में अपनी बाइक को देखता रहा, फिर वहां से रुखसत होने का इरादा किया। उसने बाइक मोड़ी तो अपने दरवाजे के सामने बैठी एक उम्र रसीदा मोटी औरत ने पूछा, क्या हो गया भाई तुम्हारी मोटरसाइकिल को? किसी बच्चे ने शायद इसकी हवा निकाल दी है। कामरान ने बुझे हुए दिल से कहा, ये बच्चे बड़े शैतान हैं। दूसरी बोली, पता नहीं आजकल की औलाद को हो क्या गया है, किसी की सुनते ही नहीं। मैं तो कहती हूँ ये बेचारी मोटरसाइकिल है, अगर इन शैतानों के हथे हाथी भी चढ़ जाए तो ये उसकी भी हवा निकाल देंगे। मुझे तो लगता है तुम्हारी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई है।
मोटी औरत ने बड़ी महाराना नजर से बाइक को देखते हुए तबसरा किया। अगर कोई हवा निकालता तो मेरी निगाह से बच नहीं सकता था। ये सब हमारे सामने ही तो खेल रहे थे। ए बहन, तुम निगाह की बात करती हो? पहली वाली हाथ नचाते हुए बोली। हमारे दौर के बच्चे नहीं हैं जो हमारी पकड़ में आ जाएं। ये तो ऐसी फनकारी से काम करते हैं कि बस अल्लाह की पनाह। बात खत्म करते ही उसने दोनों हाथों को कानों तक पहुंचा दिया। कामरान को उनकी बातों और तबसरों से कुछ लेना देना नहीं था। वैसे ये बात इसके जहन में भी आ रही थी कि मुमकिन है बाइक पंक्चर हो गई हो। बहरहाल वो बाइक को धकेलते हुए मेन रोड की तरफ बढ़ने लगा। इस गली से बाहर निकले तो चंद कदम की दूरी पर एक पेट्रोल पंप था। वहां एक मैकेनिक भी बैठता था। उसने यही सोचा कि पहले वो बाइक का काम कराएगा, फिर आगे बढ़ेगा। वो जमीर प्लाजा के सामने से गुजरने लगा तो वहां रियाज खड़ा दिखाई दिया। वो रियाज को नाम से नहीं, सिर्फ सूरत से पहचानता था। वो जब भी इस गली में आता था, रियाज अपने प्लाजा के आसपास कहीं ना कहीं उसे खड़ा नजर आ जाता था। कामरान रियाज के पास से गुजरा तो एक तलख खुद कलामी इसकी समात तक पहुंची। अभी तो सिर्फ बाइक की हवा निकली है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो तुम्हारी जिंदगी के गुब्बारे से भी हवा निकाल दी जाएगी। कामरान ने बेसाख्ता पलट कर रियाज की तरफ देखा। वो गर्दन उठाए आसमान को तक रहा था। इस बात में किसी शको शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि वो धमकी अमेज अल्फाज रियाज ने कामरान के लिए अदा किए थे, क्योंकि इस वक्त ना तो किसी और की बाइक वहां खड़ी थी और ना ही किसी की बाइक के टायरों में से हवा निकली थी। रियाज का यह वाज़ेह इशारा इसी की जानब था। कामरान की समझ में ना सका कि रियाज की इससे क्या दुश्मनी हो सकती है। वो किसी किस्म का उलझाव पैदा किए बगैर खामोशी के साथ बाइक धकेलते हुए आगे बढ़ गया। मस्कूरा पेट्रोल पंप पर पहुंचकर उसने अपनी बाइक का मुआयना करवाया तो मैकेनिक ने इसकी बाइक को मरज से बाग करार देते हुए दोनों टायरों में हवा भर दी। अल्फ्रीद अपार्टमेंट से वापसी के सफर में वो बड़ी शिद्दत से सोच रहा था कि आखिर इस शख्स ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि वो इसके नाम से भी वाकिफ नहीं था। बादअज़ां उसे इसका नाम पता चल गया था। उसने अपने जहन को ज्यादा उलझाने के बजाय ये फैसला किया कि अब जब भी वो इस गली में आएगा तो रियाज पर नजर पड़ते ही वो इससे ये जरूर पूछेगा कि इसने इसकी बाइक की हवा क्यों निकलवाई थी इसलिए कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। रियाज ने बजाते खुद बाइक के पास बैठकर ये काम नहीं किया था। अगर ऐसा हुआ होता तो इसका ये कारनामा इन औरतों की निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकता था जो अपनी अपनी दहलीज पर बैठी गपशप करती रहती थी। इस वाक़े को 3-4 दिन गुजर गए। कामरान एक तरह से इसे भूल ही गया था। कोई हफ्ते भर बाद उसे एक लेटर डिलीवर करने के लिए इस गली में फिर जाना पड़ा। लेटर पर गोल्डन स्क्वायर का पता लिखा हुआ था। ये इस गली की आखिरी रिहायशी इमारत थी जिसके सबब मस्कूरा गली बंद गली का एजाज हासिल कर लेती थी। कामरान ने देखा कि रियाज अपनी बिल्डिंग जमीर प्लाजा के सामने टेलीफोन के खंबे से टेक लगाए खड़ा था। उसने ये सोचते हुए खामोशी से बाइक आगे बढ़ा दी कि वापसी में वो रियाज से बात करेगा। रियाज पर नजर पड़ते ही बाइक की हवा निकलने का वाकया इसकी यादाश्त में ताज़ा हो गया था। वापसी में कामरान ने जमीर प्लाजा के सामने बाइक की स्पीड कम की तो इसके किसी इस्तफसार से पहले ही रियाज ने पूछ लिया, क्यों डाकिया बाबू, काफी दिनों से बुलबुल का कोई लेटर नहीं आया? उसके अंदाज में जहरीला तंज खुला हुआ था जिसे कामरान ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। ताहम कोई सख्त जवाब देने की बजाय इसने मुतदल अंदाज में पूछा, आप किस बुलबुल का जिक्र कर रहे हो भाई, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाज अहमद है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोला। और मैं जिस बुलबुल का जिक्र कर रहा हूँ वो उधर A 304 में रहती है। बात खत्म करते ही उसने अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स की जानिब उंगली उठा दी। ये इमारतें और दीगर बेजान अशिया अगर सोचने समझने की सलाहियत रखती तो इन इंसानों के साथ वो खूब लड़ाई झगड़ा करती जो बात बेबात उन पर उंगली उठाने के आदी हैं। बहरहाल अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स की 5 मंजिला इमारत ने रियाज की हरकत पर उफ तक न की। अलबत्ता कामरान बखूबी समझ गया कि इसका इशारा किस जानिब था। उसने रियाज से पूछा, आप मिसिस शबाना की बात कर रहे हो? देखा, तुम्हारा दिमाग ठीक इधर ही पहुंचा ना। रियाज ने चोट की। भाई A 304 में तो मिसिस शबाना ही रहती हैं। कामरान ने रियाज के रवैये के जवाब में खुश्क लहजे में कहा, मैं वहां डाक देने जाता रहता हूँ इसलिए जानता हूँ। इसमें दिमाग के ठीक वहां पहुंचने वाली कौन सी बात है? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ डाकिया बाबू। रियाज इसकी आंखों में देखते हुए बोला, काफी दिनों से तुम्हारा इस फ्लैट में जाना नहीं हुआ, क्या कोई नाराजगी हो गई है? रियाज का ये अंदाज कामरान को सख्त नागवार गुजर रहा था, लेकिन वो फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नरमी से बोला, मेरा काम कुरियर लेटर को इसके एड्रेस पर पहुंचाना है। मेरी किसी से कोई दोस्ती या रिश्तेदारी तो है नहीं कि नाराजगी का सवाल पैदा हो। जब मेरे पास मिसेस शबाना के लिए कोई लेटर होगा ही नहीं तो मैं ख्वामखा इसके घर की घंटी क्यों बजाऊंगा? घंटी क्यों बजाऊंगा और उसके घर में जाकर क्यों बैठूंगा? रियाज ने टटोलती हुई नजर से उसे घूरा और तंजिया लहजे में कहा, है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? कामरान अली कोई नन्हा बच्चा या मिट्टी का माधु नहीं था कि वो रियाज के लहजे की टून को समझ ना पाता। उसे फौरी तौर पर अंदाजा हो गया कि रियाज को इसका मिसेस शबाना के घर में दाखिल होना अच्छा नहीं लगा। ये सच था कि मिसेस शबाना ने
तीसरे फेरे पर उसे अंदर बुलाकर अपने घर के ड्राइंग रूम में बिठाया था। कामरान की नज़रों में मिसेस शबाना खूबसूरत और खुश अखलाक औरत थी, लेकिन रियाज की तंज़िया बातों से तो यही जाहिर होता था कि वो मिसेस शबाना के आसपास किसी को देखना गवारा नहीं कर सकता था। मैं समझ सकता हूँ कि मेरा मिसेस शबाना के घर में दाखिल होना आपको पसंद नहीं आया। कामरान ने हतिल मकान अपना लहजा नरम रखते हुए कहा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका मिसेस शबाना से क्या रिश्ता है? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक मिसेस शबाना और इसका इकलौता बेटा अली रजा इस फ्लैट में रहते हैं। शबाना का शोहर रजवान रोजगार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है। कराची में इसके करीबी रिश्तेदार ना होने के बराबर है और करीमाबाद की इस गली में तो बिल्कुल नहीं है। इस सूरत हाल में आप कामरान ने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो रियाज मानी खेज नजरों से उसे घूरते हुए बोला, ओहो, तो 3 मुलाकातों में आपने बुलबुल का पूरा शजरा नसब हिफज कर लिया। वाह भाई वाह। वो लम्हे भर के लिए सांस लेने को मतौक़्फ़ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, वो आपसे तुम पर उतर आया था। शुबाना का शोहर रजवान रोजगार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है। कराची में इसके करीबी रिश्तेदार मैके वाले ना होने के बराबर हैं और करीमाबाद की इस गली में तो बिल्कुल नहीं है। इस सूरत हाल में आप कामरान ने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो रियाज मानी खेज नजरों से उसे घूरते हुए बोला, तो 2-3 मुलाकातों में आपने बुलबुल का पूरा शजरा नस्ब भी हिफज कर लिया। वाह भाई वाह। वो लम्हे भर के लिए सांस लेने को मतौक़्फ़ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, वो आपसे तुम पर उतर आया था। मिसिस शबाना से मेरा क्या रिश्ता है, तुम इस चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। हाँ, ये हकीकत है कि तुम्हारा वहां जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम इस गली और इस इलाके से दूर ही रहो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके रवैये को देखते हुए कामरान ने भी तुम का सीगा पकड़ लिया और ये पूछे बिना न रह सका, तो क्या इस रोज तुमने ही मेरी बाइक के टायरों से हवा निकलवाई थी और वापसी में जब मैं तुम्हारे पास से गुजर रहा था तो तुमने मुझे सुनाने के लिए ये कहा था, अभी तो सिर्फ बाइक की हवा निकली, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो तुम्हारी जिंदगी के गुब्बारे में से भी हवा निकाल दी जाएगी। लगता है तुम एक अक्लमंद इंसान हो। वो मानी खैज अंदाज में बोला, अल्लाह करे दूसरे अक्लमंदों की तरह मेरा इशारा तुम्हारी समझ में भी आ जाए। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि तुम मिसेस शबाना से दूर रहो और कंपनी से दरख्वास्त करके अपना तबादला किसी और इलाके में करा लो। कामरान को उसकी बातें जहर महसूस हो रही थी। रियाज खामोश हुआ तो उसने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा मिसेस शबाना से क्या मामला है? मुझे कत्तन इससे कोई गर्ज नहीं। जहां तक मेरी नौकरी का ताल्लुक है तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी ड्यूटी कहीं और लगवाने वाला नहीं हूँ। इस इलाके और इस गली में जिसके नाम पर जो भी लेटर आएगा मैं वो जरूर पहुंचाऊंगा। वो घर मिसेस शबाना का भी हो सकता है और तुम्हारा भी। इतना कहकर कामरान ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आगे बढ़ाने से कबल मुड़कर रियाज के चेहरे की जानब देखा। वो उसे घूरते हुए मानी खेज अंदाज में ऊपर नीचे गर्दन को हरकत दे रहा था। कामरान इसकी परवाह किए बगैर रवाना हो गया। कामरान ने मुझे बताया कि इस वाक़े का इसने ज्यादा असर नहीं लिया था। उसने अपना काम हस्बे मामूल जारी रखा। जब भी इसका इस गली में आना होता, रियाज को वो जमीर प्लाजा के आसपास कहीं ना कहीं खड़े देखता। अगर इनकी निगाहें मिल जाती तो कामरान को उसकी आंखों में अपने लिए नफरत और नापसंदीदगी के तासुरात वाज़ेह नजर आते। एक रोज कोई हफ्ते भर बाद जब वो मिसेस शबाना की डाक लेकर अल्फ्रेड अपार्टमेंट्स पहुंचा तो उसने सोचा रियाज के सिलसिले में वो मिसेस शबाना से बात करेगा ताकि पता तो चले कि आखिर वो किस मर्ज और किस तकलीफ में मुब्तला है। हस्बे मामूल मिसेस शबाना ने आज भी अपने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो आकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिसेस शबाना ने उसे पानी पिलाया और दस्तखत करने के बाद अपना लेटर वसूल कर लिया। अब कामरान के लिए मजीद वहां बैठने का कोई जवाब नहीं था, मगर उठने से पहले उसने पूछ लिया, मैडम क्या आप रियाज को जानती हैं जो सामने वाली बिल्डिंग जमीर प्लाजा में रहता है? रियाज का नाम सुनकर मिसेस शबाना के चेहरे और आंखों में नागवारी के तासुरात नमूदार हुए। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने जवाब दिया तो इसके लहजे में उकताहट का अंसर नुमाया था। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानती, अलबत्ता मुझे इतना जरूर पता है कि वो एक फारिग और आवारा शख्स है। लगता है इस दुनिया में कोई काम काज नहीं। या तो वो अपनी बिल्डिंग के गेट के बाहर खड़ा रहता है या फिर अपने घर की खिड़की में नजर आता है। अगर इन दोनों मकामात पर ना पाया जाए तो फिर वो जमीर प्लाजा की छत पर दिखाई देगा और जब वो छत पर होगा तो हमेशा ट्राउजर और बनियान में। मेरी निगाह में वो एक बेहुदा और बेगैरत इंसान है। मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूँ मैडम। कामरान ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने भी इसको बिल्कुल वैसा ही पाया है। क्या आपसे इसकी कोई बदमजगी हो गई है? शबाना ने चौंक कर कामरान की जानब देखा। इस सवाल के जवाब में कामरान ने मिसेस शबाना को वो कहानी सुना दी जो बाइक की हवा निकलने से शुरू होकर रियाज के अजाइम और धमकी अमेज अंदाज तक दराज थी। उसने खुले अल्फाज में शबाना को वो सब कुछ बता दिया जो रियाज ने इसके हवाले से कामरान को बावर कराने की कोशिश की थी। आखिर में उसने कहा, मैडम वो कमीना तो आपके बारे में यूं बात कर रहा था जैसे आप इसकी मलकियत हो। मेरा इससे और इसकी बेहुदगी से कोई ताल्लुक नहीं कामरान साहब।
शबाना ने ठहरे हुए लहजे में कहा। आए मैं आपको दिखाती हूँ। वो इस वक्त भी अपने किचन की खिड़की में या फिर छत पर खड़ा होगा। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम से निकली और बेडरूम में दाखिल हो गई। कामरान भी इसके पीछे वहां पहुंच गया। शबाना ने बेडरूम की खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, वो देखें सामने। जलील शख्स किचन की खिड़की में मौजूद है और इधर ही देख रहा है, जैसे ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि मेरे फ्लैट में इस वक्त क्या हो रहा है। वैसे शबाना गलत नहीं कह रही थी। इसके बेडरूम की खिड़की में से ज़मीर प्लाजा बड़ा वाज़ह दिखाई देता था और रियाज इस वक्त वाकई वहां खड़ा इधर ही देख रहा था। वो ज़मीर प्लाजा के सेकंड फ्लोर के फ्लैट के किचन की खिड़की में खड़ा नजर आ रहा था। यह इसका अपना फ्लैट है। मिसेस शबाना वापस ड्राइंग रूम में आते हुए बोली, जहां वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता है। लिहाजा इस फ्लैट के किचन में या इस बिल्डिंग की छत पर जाकर खड़े होना कोई मायूब बात नहीं, लेकिन वो जिन भूखी नजरों से मुझे और मेरे फ्लैट को देखता है वो अखलाकियात के जुमरे में नहीं आता। वो अक्सर ज़मीर प्लाजा के गेट पर खड़े होकर भी इधर ही घूरता रहता है और जब कभी इतफाक से हमारी नज़रें मिल भी जाएं तो बड़े वाहियात अंदाज में मुस्कुरा देता है। ये तो खासी अफसोसनाक और ख़राब सूरत हाल है। कामरान ने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, आपका शोहर भी यहाँ मौजूद नहीं। इस फ्लैट में आप अपने नौमर बेटे के साथ रहती हैं। किसी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, मिसेस शबाना ने पूरे वसूख से कहा। मैं भी इसलिए खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ कि रजवान हमारे साथ नहीं है। मैं इस मामले को इशू बनाकर खुद को तमाशा बनाने के हक में नहीं हूँ, वरना मैं रियाज की बीवी को सारी सूरत हालात से आगाह करके एक नया तनाज़ा खड़ा कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ इसका कोई खातर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं होगा सिवाय मेरी मशहूरी के। इस इलाके के जिन लोगों को इस मामले का पता नहीं वो भी जान जाएंगे कि मैं ही वो औरत हूँ जिस पर चुपके चुपके रियाज दांत तेज कर रहा है। मैं कोई फसाद नहीं चाहती कामरान साहब, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और यहाँ गुजारना है और मैं ये वक्त किसी न किसी तरह निकाल ही लूंगी। मिसेस शबाना का आखिरी जुमला कामरान की समझ में नहीं आया था। जो चीज़ समझ में ना आए वो जहन को ज़रूर उलझा देती है। उसने भी उलझे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, मैडम 1 साल के बाद क्या होने वाला है? रजवान को पाकिस्तान से बाहर गए लगभग 5 साल हो गए हैं, वो वजाहत करते हुए बोली। इस दौरान में वो सिर्फ एक बार कोई 2 साल पहले हमसे मिलने आए थे। 1 माह हमारे पास रहकर वापस चले गए थे। आप वो वहाँ पूरी तरह सेट हो चुके हैं और हमें भी अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रजवान का जो लेटर मुझे मौसूल हुआ, इसमें उन्होंने बताया था कि 1 साल के अंदर अंदर वो हमें अपने पास बुला लेंगे। इनकी कोशिश रंग लाने वाली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, कामरान ने मिसेस शबाना की आंखों में देखते हुए कहा। वैसे मैडम, आप बड़ी हिम्मत वाली खातून हैं जो इन हालात का डटकर मुकाबला कर रही हैं। जो लोग नामुसाइद हालात के सामने सीना सपर हो जाते हैं, कामयाबी सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती है। शबाना ने फलसफियाना अंदाज में कहा, जिंदगी की जंग इतनी आसान और सीधी नहीं कि हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और कामरानी को आपके कदम चूमने से फुर्सत ना मिले। कामरान ने इस बात में गर्दन हिलाई और ठहरे हुए लहजे में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपके ख्यालात की तायद करता हूँ। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से उसने पूछ लिया, मैडम आपके शोहर कौन से मुल्क गए हुए हैं और वो वहाँ करते क्या हैं? रिजवान ने दरअसल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में तालीम हासिल कर रखी है और इसी फील्ड का इन्हें तजुर्बा भी है। शबाना वजाहत करते हुए बोली, 5 साल पहले वो पाकिस्तान से आयरलैंड गए थे। 1 साल कमोबेश आयरलैंड में गुजारा मगर वहाँ सेट नहीं हो सके। फिर कोशिश करके वो इंग्लैंड आ गए और जब से वहीं पर हैं। रिहाइश ब्रेडफोर्ड के एक इलाके ल्यूटन में है, जो मुख्तसर तौर पर ल्यूटन बैट्स कहलाता है। जॉब का नेचर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। ब्रेडफोर्ड तो यूके की एक काउंटी है जिसे ब्रेडफोर्ड शायर कहा जाता है। कामरान ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरी दुआ है अल्लाह आपको जल्द अज जल्द अपने शोहर के पास पहुंचा दे ताकि रियाज जैसे कमीने इंसान की हरीसाना नज़रों से आप महफूज हो जाएं। आमीन, शबाना ने पुरखलूस दिल से कहा। कामरान ने इसे इजाज़त लेकर घर से निकल आया। इस रोज़ के बाद से वो जब भी मिसेस शबाना के लिए कोई लेटर लेकर वहाँ पहुँचता, वो उसे घर के अंदर बुलाकर चाय वगैरह ज़रूर पिलवाती थी। कामरान ने मुझे बताया था कि शबाना ऐसी पुरकशिश हसीन और जाज़बे नज़र औरत की कामरान ने मुझे बताया था कि शबाना ऐसी पुरकशिश हसीन और जाज़बे नज़र औरत की मैयत में वक़्त गुजारना उसे बड़ा भला और खुशगवार महसूस होता था। वो भी चंद मुलाकातों में कामरान से इतनी फ्री हो गई थी कि इसके अंदाज और गुफ्तगू से अपनाइयत झलकने लगी थी। वो कामरान से ज़िंदगी के हर मौजू पर आज़ादाना बात कर लेती थी। कामरान ने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। पहले दिन की बदमज़गी के बाद कामरान ने फिर कभी रियाज के मुंह लगने की कोशिश नहीं की और ना ही उसने कामरान को रोककर किसी बातचीत की जरूरत महसूस की। अलबत्ता वह जिन नज़रों से कामरान को घूरता रहता था, इससे कामरान बखूबी अंदाजा लगा सकता था कि वह अपने दिलो दिमाग में इसके लिए किस किस्म के जज्बात रखता होगा। इसी फार्मूले पर अमल करते हुए कामरान ने अपना काम जारी रखा। चंद रोज बाद एक और नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। कामरान हस्बे मामूल अपनी बाइक को अल्फ्रेड अपार्टमेंट्स के गेट के करीब खड़ी करके मिसेस शबाना को एक लेटर देने गया।
वापसी में 8-10 मिनट लग गए। जब वो जीने से उतरकर अपनी बाइक के पास पहुंचा तो वह करवट के बाद ज़मीन पर लेटी हुई थी। बाइक चलाने वाले हजरात, इसके बारे में मालूमात रखने वाले लोग बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कामरान और इसकी बाइक का क्या हाल हुआ होगा। कामरान के ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि यह शरारत रियाज ही की हो सकती है। उसने अपने मुजरिम की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई मगर वो कहीं भी नजर न आया। कामरान ने बाइक को अपने कदमों पर खड़ा किया, फिर डाक वाले महफूज डिब्बे को सेट करने लगा। अगर इन लम्हात में रियाज इसे कहीं खड़ा दिखाई दे जाता तो मुमकिन था उनके बीच झड़प हो जाती। कामरान का दिल दिमाग इसकी तरफ से गमो गुस्से से भर चुका था। बहरहाल वो जी को जलाते हुए वहां से रुखसत हो गया। आइंदा के लिए उसने ये हिकमत अमली अख्तियार की कि जब भी इसका अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में आना होता वो अपनी बाइक को गेट से अंदर लाकर रिहायशियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बराबर में खड़ा कर देता। 2-3 फेरों के बाद एक नया मसला खड़ा हो गया। एक मरतबा वो अपनी बाइक पार्क करके जीने की जानब बढ़ रहा था तो चौकीदार अयूब से इसका सामना हो गया। अयूब ने इससे कहा, भाई साहब, आप अपनी गाड़ी अंदर नहीं खड़ी कर सकते, इसे बाहर ले जाएं। लेकिन मैं तो पहले भी 2-3 मरतबा बाइक को अंदर पार्क कर चुका हूँ। कामरान ने उलझन ज़दा नजरों से चौकीदार की तरफ देखा। तुम्हें आप क्यों इतराज हो रहा है? आपकी वजह से सदर साहब ने मुझे बहुत डांटा है। चौकीदार वजाहत करते हुए बोला, जो लोग इस बिल्डिंग के रिहायशी नहीं हैं वो अपनी गाड़ी को अंदर नहीं ला सकते। आपकी बाइक को सदर साहब ने अंदर खड़े देखा था, इसलिए मुझे खूब सुनाई। आप मेहरबानी करके इसे बाहर ले जाओ। कामरान ने महसूस किया कि इस जाहिल आदमी के साथ बहस व तकरार का कोई फायदा नहीं, लिहाजा वो ये कहते हुए अपनी बाइक को बाहर ले गया। ठीक है, मैं सदर साहब से खुद बात कर लूंगा। सदर साहब से मुराद अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स की कमेटी का सदर था। कामरान हाजी अशरफ नामी इस शख्स को सूरत से पहचानता था। हाजी अशरफ अशरफ भाई के नाम से मशहूर था। वो एक माकूल और शरीफ नफ्स इंसान था। कामरान को यकीन था कि अगर वो अशरफ भाई को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा तो वो या तो उसका मसला हल कर देगा या फिर उसे बिल्डिंग के अंदर बाइक खड़ी करने की इजाज़त दे देगा। वो अपनी बाइक के साथ इमारत के गेट से बाहर निकला तो बेसख्ता इसकी निगाह ज़मीर प्लाजा के गेट की तरफ उठ गई। वहां रियाज अपनी कमाश के एक आदमी के साथ खड़ा नजर आया। रियाज कामरान की जानब देखकर बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया, फिर इस पर चोट करते हुए अपने साथी से बोला, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। रियाज का ये तंजिया तबसरा इस बात का बैन सबूत था कि चौकीदार अयूब ने कामरान के साथ जो भी सलूक किया था वो इससे वाकिफ था, गोया वो पहले से जानता था। चौकीदार उसे अंदर बाइक खड़ी नहीं करने देगा। इस सूरत हाल में कामरान का जहन इस अमर की जानब भी किया कि यह सब रियाज ही का चलाया हुआ चक्कर तो नहीं। रियाज ने अयूब को फीट किया हो और अयूब ने सदर साहब के कंधे पर बंदूक रखकर कामरान को फायर कर दिया हो। ये सब इम्कानात है और हकीकत सिर्फ इसी वक्त सामने आती जब कामरान बजाते खुद हाजी अशरफ से मुलाकात कर लेता। इसने रियाज को नजरअंदाज करते हुए बाइक बिल्डिंग की दीवार के साथ लगाई और जीने तय करते हुए मिसेस शबाना के फ्लैट A304 में पहुंच गया। लेटर डिलीवर करने के बाद उसने शबाना को थोड़ी देर पहले रूनुमा होने वाले तल्ख वाक़े से आगाह किया और साथ ही इन अज़ाइम का इजहार भी कर दिया कि वो बिल्डिंग के कमेटी सदर से रियाज के बारे में खुलकर बात करेगा। शबाना इसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। फिर संजीदगी से बोली, कामरान साहब, अगर आप रियाज की ज़ात के हवाले से अशरफ भाई से कोई बात करेंगे तो लमहल्ला मेरा जिक्र भी आएगा। फिर ये बातें सुनने को मिलेंगी कि रियाज एक खास हवाले से मुझ में दिलचस्पी ले रहा है और वो आपके साथ इसलिए दुश्मनी कर रहा है कि इसकी दनिस्त में मैं आप में दिलचस्पी ले रही हूँ। ये एक और झगड़े वाला मामला होगा। नहीं, मुझे ये कतन पसंद नहीं होगा कि इस बिल्डिंग में और इस बिल्डिंग के बाहर किसी भी जाविये से मेरा चर्चा हो। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुई और एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोली, कामरान साहब, आपको जो भी करना है वो करें, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि कहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ मिसेस शबाना, वो पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला और खुदा हाफिज कहकर इसके फ्लैट से रुखसत हो गया। इब्तदा में जब रियाज वाला तनाज़ा उठा था और कामरान ने महसूस किया था कि वह शबाना के मामले में कुछ ज्यादा ही जरहियत दिखा रहा है तो उसने सोचा था इस चक्कर से अपनी टांग बाहर खींच ले। ये इसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। वो कोरियर कंपनी वालों से कहकर अपनी ड्यूटी किसी और इलाके में लगवा सकता था। कंपनी वालों को जब ये पता चलता कि किसी भी हवाले से इनके किसी वर्कर के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने का इम्कान है तो वो कामरान को इस झमेले में रखने की बजाय फ़ौरन इसे जाए वकुआ से हटा देते। इसकी जगह किसी दूसरे वर्कर को वो इलाका सौंप दिया जाता, लेकिन कामरान ने ऐसा नहीं चाहा और ना ही कोरियर कंपनी को अपने मसाइल से आगाह किया और इसके इस फैसले की दो बड़ी वजूहात थी। नंबर एक, उसे रियाज और इसके रवैये से चिढ़ सी हो गई थी, बल्कि इसके अंदर एक जिद ने जन्म ले लिया था। रियाज की कमीनगी का मुकाबला करने की जिद। रियाज की बेहूदगी जैसे जैसे बढ़ रही थी, कामरान के अंदर इसका मुकाबला करने की जिद भी इसी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। नंबर दो, मिसेस शबाना उसे अच्छी लगने लगी थी। वो एक मंगनी शुदा शख्स था और
चंद माह के बाद इसकी शादी होने वाली थी, मगर शबाना की मैयत में चंद मिनट भी गुजारने से बहुत खुशगवार और कैफावर महसूस होता था। इसमें कामरान की ख्वाहिश से ज्यादा शबाना की मशहूर कुन शख्सियत का असर था। वो किसी ताज़ा गुलाब के मानद खिली खिली और खुशबूदार थी। इसकी सोबत में मकनातीसी और बरकी लहरें पूरे माहौल को हिसार में रखती थी। रियाज को दुखन बेवजह नहीं थी। चंद रोज बाद वो गोल्डन स्क्वायर की डाक लेकर आया तो अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के सामने से गुजरते हुए अशरफ भाई पर इसकी नजर पड़ गई। गेट खुला हुआ था और अशरफ भाई पानी वाले मोटर के पास खड़ा था। मोटर में शायद कोई खराबी हो गई थी। मैकेनिक मोटर के पास बैठा हाथ पांव काले कर रहा था। अशरफ भाई अपनी निगरानी में मोटर का काम करवा रहा था। वो इससे मिलने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला गया। मिसेस शुबाना से किया हुआ वादा उसकी यादाश्त में महफूज था। उसने अशरफ भाई को सलाम किया और कहा, आपको तो पता ही होगा मैं कुरियर कंपनी की जानब से इस इलाके में आता हूँ। हाँ, ये बात मेरे इल्म में है। अशरफ भाई ने इसके सलाम का जवाब देने के बाद कहा, मैंने आपको इस इलाके में देखा है और आप हमारी बिल्डिंग में भी लेटर वगैरह लेकर आते रहते हैं। आपसे मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है अशरफ भाई, कामरान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हाँ भाई, हुक्म करो। अशरफ भाई पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। कामरान ने अपने मसले को अपने तक महदूद रखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, इस इलाके में मेरे साथ कभी कोई मसला पेश नहीं आया, लेकिन आपकी बिल्डिंग के बाहर बाइक खड़ी करते हुए दो तीन नाखुशगवार वाकयात पेश आए हैं। मेरे पास जो लेटर्स होते हैं वो एक तरह से लोगों की अमानत हैं। अगर इनमें से खुदा ना खास्ता कोई इधर उधर हो गया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। अशरफ भाई ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया और ये कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कामरान ने शबाना और रियाज का नाम लिए बगैर अशरफ भाई को अपने मसले से आगाह किया और आखिर में दरख्वास्त की, जनाब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब मैं आपकी बिल्डिंग का कोई लेटर लेकर आऊँ तो मुझे बाइक अंदर खड़ी करने से ना रोका जाए। इस गली के शैतान बच्चों को तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि इनसे आजिज हूँ। हालांकि अपने दरवाजों के सामने बैठी औरतें मुसलसल इन्हें लान तान करती रहती हैं। बहरहाल अशरफ भाई पान मुंह में रखने के लिए मुतवक्किफ हुए, फिर इजाफा करते हुए कहा, आप अपनी बाइक गेट से अंदर ले आया करो। अगर आपका मसला इस तरह हल हो सकता है तो अच्छी बात है। कामरान ने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा, अशरफ साहब, आपका चौकीदार कहीं नजर नहीं आ रहा। उसे मैंने एक हार्डवेयर वाले की दुकान पर भेजा है, अशरफ भाई ने जवाब दिया। इस खुली हुई मोटर के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। आपको अयूब से क्या काम है? मैं चाहता हूँ आप चौकीदार को मेरी बाइक अंदर खड़ी करने के बारे में बता दें। कामरान वजाहत करते हुए बोला, पिछले दिनों मैं हिफाजत के ख्याल से बाइक गेट से अंदर ले आया था, लेकिन चौकीदार ने यह कहकर मुझे बिल्डिंग के अंदर बाइक खड़ी करने नहीं दी थी कि सदर साहब यानी आपकी इजाज़त नहीं है। अयूब ने आपसे कुछ भी गलत नहीं कहा भाई, अशरफ भाई ने वाज़ेह अल्फाज में कहा। गैर मुतल्लका अफराद की गाड़ियों को अंदर लाने पर मैंने ही पाबंदी आयद कर रखी है। चंद साल पहले कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए थे कि मजबूरन इस असूल पर अमल करना पड़ा। बहरहाल वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुए, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आप मुतमईन होकर जाएं, मैं चौकीदार को आपके बारे में बता दूंगा। आइंदा इस सिलसिले में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कामरान ने अशरफ भाई का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गया। इस वाक़े के 8 रोज के बाद कामरान को अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में जाने का इत्तफाक हुआ, और वो भी मिसेस शबाना ही का लेटर लेकर। जब वो जमीर प्लाजा के सामने से गुजर रहा था तो उसने रियाज को गेट के पास खड़े देखा। वो कामरान को देखकर बड़े तहकीर अमेज अंदाज में मुस्कुराया, ताहम मुंह से कुछ नहीं बोला। कामरान इस पर तवज्जो दिए बगैर अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में दाखिल हुआ और बड़े इत्मीनान से अपनी बाइक अंदर खड़ी करके जीने की जानब बढ़ गया। वो जीने तय करके 3rd फ्लोर पर पहुंचा और उसने फ्लैट की घंटी बजा दी। शबाना ने इसके लिए दरवाज़ा खोला और इसे ड्राइंग रूम में ले आई। डाकिए और कुरियर सर्विस के नुमाइंदों के लिए अमूमन लोग अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा नहीं खोलते, उन्हें मेन गेट ही से निपटा दिया जाता है। अलबत्ता अगर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो दूसरी बात है। मिसेस शबाना और कामरान के माबैन भी जहनी हम आहंगी की फिजा कायम हो गई थी। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में जहनी फरहत और ताजगी महसूस करते थे। कामरान की नीयत में कोई खोट था और न ही शबाना के दिल में कोई मैल। वो गैर महसूस अंदाज में बाहमी एतमाद की डोर में बंध गए थे, मगर ये ताल्लुक रियाज को दिखाई नहीं देता था। वो इनकी नीयत पर शक करता था और दिल में इनके किरदार पर कीचड़ उछालता था। हसद और जलन की आग बड़ी खतरनाक होती है। ये अंदर ही अंदर इंसान को जलाकर राख कर देती है। इस रोज मिसेस शबाना ने उसे चाय पिलवाई, लिहाजा वापसी में 15 से 20 मिनट लगे, और जब वो जीने उतर कर वापस आया तो एक नई मुसीबत इसके मुंतजर थी। इसने बाइक को गेट से बाहर निकाला और स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। कोशिश इन मानों में कि वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी लम्हे इसके जहन में आया कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो चुकी है। बेसख्ता इसकी नज़र जमीर प्लाजा की जानब उठ गई। रियाज वहां मौजूद था। उसकी तरफ देखकर बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। कामरान ने बाइक के मुख्तलिफ हिस्सों को चेक करने के बाद इसके स्टार्ट न होने का सबब जान लिया।
बाइक की टैंकी में से सारा पेट्रोल निकाल लिया गया था। इसने आज सुबह ही बाइक की टैंकी फुल करवाई थी। उसने बाइक को इधर ही खड़ा किया और चौकीदार को तलाश करने लगा। जब वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो इस वक्त चौकीदार अयूब उसे कहीं नजर नहीं आया था, मगर अब वो अपने कमरे में चारपाई पर बैठा दिखाई दे गया। चौकीदार का कमरा बिल्डिंग के आखिरी किनारे पर पानी वाली मोटर के पास ही बना था। कामरान इसके पास पहुंचा और पूछा, मेरी बाइक में से पेट्रोल किसने निकाला है? मुझे क्या पता हो, अयूब उखड़े हुए लहजे में बोला। मैं सिर्फ इन गाड़ियों की हिफाजत करता हूँ जो गेट से अंदर होती हैं। सारी दुनिया की गाड़ियों का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। चौकीदार अगरचा बड़े जरहाना अंदाज में बात कर रहा था, मगर इसके लहजे में छुपे हुए चोर को कामरान ने फौरन भांप लिया। उसे महसूस हुआ कि पेट्रोल की चोरी वाले नाखुशगवार वाकई की सी खबर है, मगर वो जानबूझकर अनजान बन रहा है। जवाबन कामरान के अंदाज में भी तुरशी उतर आई। मैं दुनिया जहान की गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी बाइक का जिक्र कर रहा हूँ, वो चौकीदार की आंखों में देखते हुए बोला। और ये बाइक मैंने बिल्डिंग के अंदर खड़ी की थी। इस वक्त तुम यहाँ मौजूद नहीं थे। अंदर खड़ी की थी? वो मसनूई हैरत का इजहार करते हुए बोला। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि गाड़ी को अंदर लाने के लिए मैंने सदर साहब से इसकी इजाजत ले ली थी। कामरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? अयूब भी यकलख्त आपसे तुम पर उतर आया और खासी बदतमीजी से बोला, सदर साहब ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। अगर मैं देख लेता तो तुम्हें बाइक खड़ी ही ना करने देता। मैं अभी सदर साहब से तुम्हारा सामना कराता हूँ। कामरान ने बिछड़े हुए अंदाज में कहा। मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारी शैतानी को। तुम जानते हो मेरी बाइक में से पेट्रोल किसने निकाला है। मैं सदर साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा। ठीक है, ठीक है, अयूब तहकीर आमेज लहजे में बोला। जब सदर साहब दौरे से वापस आ जाएंगे तो तुम शौक से शिकायत कर लेना। अभी जाओ यहाँ से। मेरा मत्था ना खाओ, वहाँ झगड़ा हो जाएगा। कामरान ने इसकी सुनी अनसुनी करते हुए संजीदा लहजे में पूछा, सदर साहब किस किस्म के दौरे पर गए हैं? वो हर 3 माह के बाद जमात के साथ जाते हैं, चौकीदार ने बताया। नेकी और तबलीग का काम करते हैं। इनकी वापसी 15-20 दिन के बाद होगी। कामरान ने थकी हुई सांस खारिज की और कहा, ठीक है अशरफ भाई, जब भी वापस आएंगे इनसे तो मैं बात कर ही लूंगा। तुम ये बताओ, मेरी बाइक का पेट्रोल किसने निकाला है? ये बिल्डिंग के अंदर खड़ी थी और अंदर खड़ी गाड़ियों की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चौकीदार ने तुर्की बात तुर्की जवाब दिया। बिल्डिंग के अंदर सिर्फ इन लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं जो यहाँ रहते हैं, और इन्हीं की हिफाजत का मैं जिम्मेदार भी हूँ। मेहमानों और गैर मुतल्लका अफराद की गाड़ियों का मैंने ठेका नहीं ले रखा। और जहाँ तक तुम्हारी बाइक के पेट्रोल की चोरी का ताल्लुक है, वो सांस दुरुस्त करने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम इसी से जाकर पूछो जिसने तुम्हारा पेट्रोल निकाला है। मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। अशरफ भाई दौरे से वापस आ जाएं तो भले तुम इनसे मेरी शिकायत कर देना। अयूब बज़ाहिर सख्त लहजे में बात कर रहा था, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात से कामरान को बखूबी अंदाजा हो रहा था कि दिल ही दिल में वो इसकी कैफियत पर कहकहे लगा रहा है, जिसका वाज़ह मतलब यही था कि ये क्राइसिस इसी का पैदा करता था, चाहे ये सब कुछ इसने किसी और के इशारे पर किया हो, या कम से कम वो इतना ज़रूर जानता था कि इसकी बाइक में से पेट्रोल किसने निकाला था। इसके दरमियान होने वाली बहस ने देखते ही देखते झगड़े का रूप धार लिया। कामरान बुनियादी तौर पर ठंडे दिमाग और सुलझे हुए मिजाज का मालिक था, लेकिन इस मामले में बर्दाश्त और एहतियात का दामन इसके हाथ से छूट गया। चौकीदार की बदतमीजी के जवाब में वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इनकी आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग भी जाए वकुआ पर जमा हो गए, जिनमें रियाज पेश पेश था। यूँ लगता था जैसे से इसी मौके का इंतजार हो। रियाज की आमद के साथ ही चौकीदार का रवैया बदल गया, यानी वो पहले से भी ज्यादा गैर मुहज्जब और बदतमीज हो गया, जिससे कामरान के शक ने हकीकत का रूप धार लिया कि ये वारदात चौकीदार और रियाज की मिली भगत से हुई थी, जिसमें चौकीदार ने रियाज के आलाकार का किरदार अदा किया था, जब भी वो रियाज की आमद पर शेर हो गया था। वो जुबानी जमा खर्च से आगे बढ़कर दस्तों गिरबां हो चुके थे, लिहाजा लोग बच बचाव के लिए कूद पड़े। इस छीना छपटी में कामरान की शर्ट भी फट गई। उसने वहां से रुखसत होने से पहले बड़े खतरनाक अंदाज में चौकीदार से कहा था, मैं तुम्हें देख लूंगा। कामरान का ये जुमला फितरी और सूरत हाल के ऐन मुताबिक था, मगर दर्जन भर अफराद की मौजूदगी में अदा किया हुआ यही जुमला उसके लिए जान का अजाब बन गया। चंद रोज बाद चौकीदार अयूब अपने कमरे में मुर्दा पाया गया और इस धमकीदार जुमले की रोशनी में पुलिस ने कामरान को गिरफ्तार कर लिया था। मखसूस हालात में इंसान की जुबान से निकला हुआ कोई जुमला इसके लिए वबाले जाँ बन जाता है, और अगर इस जुमले को सुनने वाले गवाह भी मौजूद हो तो फिर मुसीबत आखिरी दर्जे की नाजिल होती है। मेरे क्लाइंट कामरान अली के साथ भी कुछ ऐसा ही पेश आया था। लगता था जैसे अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के आसपास के लोग इसके दुश्मन हो गए हों। मकतूल चौकीदार अयूब का ताल्लुक बालाकोट से था। वो गुज़िश्ता 15 साल से कराची में था और चौकीदारी को अपना पेशा बना रखा था। अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में काम करते हुए से लगभग 5 साल हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि इसने अक्खड़ मजाज पाया था और बिल्डिंग के मकीनों के साथ भी इसका रवैया खासा तुंद था। लेकिन सदर साहब यानी अशरफ भाई की मुकम्मल हमायत उसे हासिल थी और वो उन्हीं का लाया हुआ था। अशरफ के मुताबिक किसी भी रिहायशी बिल्डिंग के लाला चौकीदार को असूलों का सख्त होना चाहिए, वरना आए रोज कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता रहेगा।
अशरफ भाई मकतूल की तंदी और अकड़पन को असूल परस्ती के खाते में डालते थे। ताहम ये भी सुनने में आया था कि जो बदतमीजी मकतूल ने मुलजिम के साथ की थी, ऐसा रवैया इसका दीगर अफराद के साथ हरगिज नहीं था। इससे भी ये बात साबित हो जाती थी कि चौकीदार ने किसी के उकसाने पर ही वो कदम उठाया था। आइंदा पेशी में अभी चंद रोज बाकी थे, लिहाजा मैं एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते इस इलाके का सर्वे भी कराया जहाँ अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स वाक़या था। इस वक्त तक किसी के इल्म में यह बात नहीं थी कि मैं इस केस में वकील सफाई की मसनद संभाल चुका हूँ। लिहाजा मुझे इस गली के लोगों से मिलने और इन्हें कुरेदने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा, और मेरे इस सर्वे ने मौजूदा केस के बाद ऐसे गोशे नुमाया किए कि मैं दंग रह गया। मैं काम से आदमी की हैसियत से वहां पहुंचा था और जाहिर यही किया था कि मुझे किराए पर कोई फ्लैट चाहिए। आमतौर पर बिल्डिंग के चौकीदारों के इल्म में होता है कि किस इमारत में कौन सा फ्लैट किराए के लिए खाली है, इसका किराया और एडवांस क्या है, और कौन सा फ्लैट प्राइप फरोख्त है, और मालिक की डिमांड क्या है। इस सिलसिले में जमीर प्लाजा, गोल्डन स्क्वायर और अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के चौकीदारों से भी मिला। अल्फ्रीद में इमरान नामी एक नया चौकीदार आ गया था जिसे हाल ही में यूनियन के सेक्रेटरी ने अपॉइंट किया था। इमरान की उम्र लगभग 25 साल रही होगी। इमरान को आर्जी तौर पर रखा गया था ताकि जब सदर साहब तबलीग और चिलाकशी से वापस आ जाएं तो बाकायदा किसी तजर्बाकार चौकीदार का बंदोबस्त किया जाए। इमरान जमीर प्लाजा के चौकीदार का कोई अजीज था जो हाल ही में गांव से आया था। मज़कूरा बला तीनों इमारतों के चौकीदारों के अलावा मैं दीगर अफराद से भी मिला, और चौकीदार अयूब, रियाज के हालातों मामलात के अलावा इस इलाके की सियासी सूरत हाल भी मुझ पर वाज़िया हो गई। अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के ब्लॉक BA4 पर रहने वाली एक बेवा औरत आंटी जुबैदा ने मुझसे बहुत ताउन किया। इस खातून की गुज़र औक़ात प्रॉपर्टी की डीलिंग पर थी। वो कमीशन एजेंट के तौर पर काम करती थी। मैं मालूमात का बेशबहा खजाना समेट कर वहाँ से वापस आ गया। सरदस्त मैं इन मालूमात के हवाले से आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अदालत की कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर खुद ब खुद ये सब कुछ आपके सामने आता चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जिक्र हो जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अयूब की मौत 15 अक्टूबर की सहपहर 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। वो हस्बे मामूल सुस्ताने के लिए अपने कमरे में चारपाई पर लेटा था कि साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से 2 फायर करके उसे मौत की नींद सुला दिया गया। दोनों गोलियां इसके सीने में उतर कर दिल में जा बैठी थी, जिनकी बैठक के सबब वो फौरी तौर पर इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो गया। मकतूल की लाश के मुआयने में भी ऐसी कोई अलामत या इशारा नहीं मिला था कि इसकी मौत के हवाले से कोई इबहम पैदा होता। मौत का सबब बड़ा वाज़िया था। मकतूल की मौत 15 अक्टूबर की दोपहर को वाक़ हुई और मुलजिम मकतूल के बीच वो झगड़ा 12 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें झगड़े के इख्तिताम पर मुलजिम ने मकतूल को ये कहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा। वाक़यात के मुताबिक वक़ुआ के रोज़ दोपहर के बाद मुलजिम को इस गली में भी देखा गया था जहाँ जहाँ पर अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स वाक़या थे। यह मुलजिम के हक में और भी बुरा हुआ था, क्योंकि चंद रोज़ कबल वो दर्जन भर अफराद के सामने मकतूल को ख़तरनाक नताइज की धमकी देकर गया था। वक़ुआ के रोज़ वो ज़मीर प्लाजा में एक लेटर देने आया था। इस प्लाजा में एक मारूफ कॉलेज के प्रोफेसर साहब रिहाइश पजीर थे। मज़कूरा कॉलेज और प्रोफेसर का नाम जाहिर करना मुनासिब नहीं होगा। पुलिस को जाए वक़ुआ पर से आला कत्ल नहीं मिला था। रिमांड की मुद्दत के दौरान में उन्होंने मुलजिम की ज़ुबान से आला कत्ल के बारे में उगलवाने की भरपूर कोशिश की थी, ताहम ये कोशिश बराबर साबित नहीं हो सकी थी। मेरा मोक्कल इस रिवॉल्वर के हवाले से ज़रा बराबर मालूमात भी नहीं रखता था। पुलिस वालों को क्या बताता? पुलिस वालों ने यह फ़र्ज़ कर लिया था कि मुलजिम ने मज़कूरा रिवॉल्वर को वारदात के बाद किसी गटर वगैरह में या किसी कचरा कंडी में फेंक दिया होगा। आइंदा पेशी से पहले मैंने ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए पूरी तैयारी कर ली थी। अभी तक अदालत में ये केस जितना भी चला था, इसमें काम की कोई बात सामने नहीं आई थी। साबिक वकील सफाई मुलजिम की ज़मानत कराने में बुरी तरह नाकाम हो गया था और अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। मेरी मुलजिम के वालिद से मुलाकात के वक्त उसे जेल गए 15 दिन हो गए थे। मुलजिम के वालिद मौज़म अली ने पहले वकील को फारिग करने के बाद मेरी खिदमत हासिल कर ली थी। अब उम्मीद की जा सकती थी कि यह केस मकबूल अंदाज और मुनासिब रफ्तार से आगे बढ़ेगा। मैं अपनी तैयारी से पूरी तरह मुतमईन था। आइंदा पेशी पर जज ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर इसकी मुतलाशी नज़र गालबन पहले वाले वकील को ढूंढने लगी। इसका चौंकना एन फितरी था, क्योंकि अदालत के कमरे में बड़ा वाज़िया बदलाव नज़र आ रहा था। मैंने जल्दी से अपना वकालतनामा दीगर ज़रूरी कागजात के साथ जज की खिदमत में पेश कर दिया। वकील की तब्दीली कोई खास बात नहीं थी। अदालतों में इस किस्म के वाक़यात अक्सर और बेशतर रूनुमा होते रहते हैं। चंद लम्हात तक कागजात का मुआयना करने के बाद जज ने मेरी जानब देखते हुए कहा, तो इस केस की पैरवी अब आप करेंगे बेग साहब? यस सर, मैंने मजबूत लहजे में कहा। इसके बाद जज के हुक्म से अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो गया। मुलजिम की जमानत वाले मामलात चंद कदम पीछे रह गए थे। साबक वकील सफाई की फुसफुसी कोशिश ने यह काम नहीं होने दिया था
और मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। अब कार्रवाई यहाँ से आगे बढ़ना थी। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद इस्तगासा के गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले कोई गवाह कटहरे तक पहुंचता, मैंने जज से दरख्वास्त की कि मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। मेरी ये फरमाइश फौरन पूरी कर दी गई। जेर समाअत केस में तफ्तीशी ऑफिसर शबर अली नाम का एक सब इंस्पेक्टर था। वो जज का हुक्म पाकर गवाहों वाले कटहरे में आ खड़ा हुआ। किसी भी केस का इंक्वायरी ऑफिसर हर पेशी पर अदालत में मौजूद रहता है और एक तरह से इसकी हैसियत इस्तगासा के गवाह जैसी होती है। शबर अली की उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। वो सांवली रंगत और दरमियाने कद का मालिक एक सेहतमंद शख्स था जिसने अपने चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई थी। मैं जज की इजाज़त हासिल करने के बाद गवाहों वाले कटहरे के पास पहुंच गया और शबर अली की आंखों में देखते हुए पूछा, आइयो साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अयूब की मौत 15 अक्टूबर की सुबह 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। आपको इस वाक़े की इतला कब दी गई? हमारे रोजनामचे के मुताबिक ये इतला तकरीबन 4:30 बजे दी गई थी, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। और ये इतला किसने दी थी? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। और अब किसके ज़रिए से? इसी बिल्डिंग के एक रिहायशी अब्बासी साहब ने फ़ोन करके हमें इस हादसे की इतला दी थी, आईओ साहब ने बताया। अब्बासी साहब का पूरा नाम मुनीर अब्बासी है और वो फ्लैट नंबर A206 का रिहायशी है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, आप जाए वकुआ पर कितने बजे पहुंचे थे? सब इंस्पेक्टर शबर अली ने बेधड़क जवाब दिया, 5 बजे। आपने जाए वकुआ पर क्या देखा? मैंने आईओ से सवाल किया। चौकीदार अयूब अपने कमरे में मुर्दा पड़ा था, इसने जवाब दिया। फिर वजाहत करते हुए बोला, इस छोटे से कमरे में सिर्फ एक चारपाई बिछने की गुंजाइश थी या फिर गुजरने का रास्ता था। जब मैं मस्कूरा कमरे में पहुंचा तो मकतूल को अपने ही खून में लथपथ पाया। वो चारपाई पर पड़ा था, उसकी कमीज सीने पर से खून में तरबतर थी। मैंने पहली निगाह में अंदाजा लगा लिया कि वह जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका है। मैंने मौका की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से अस्पताल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि मकतूल को साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से 2 फायर करके मौत के घाट उतारा गया था। क्या आपने जाए वकुआ से वाला कत्ल हासिल कर लिया था? नहीं जनाब, आईओ ने नफी में गर्दन हिलाई। हम जाए वारदात पर से आला कत्ल ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके, जिससे आपने ये फर्ज कर लिया कि मुलजिम ने आला कत्ल को किसी कचरा कंडी या गटर में फेंक दिया होगा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इस्तगासा की रिपोर्ट में कुछ इसी किस्म के अल्फाज दर्ज हैं। जी हाँ, अगलब इम्कान तो इसी बात का है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मुलजिम 7 रोज तक आपकी कस्टडी में रहा था। मैंने सिलसिला सवालात को आगे बढ़ाते हुए चोट की। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि आप लोगों की तफ्तीश के नतीजे में तो पत्थरों की भी जुबान निकल आती है। कि आपके किसी आजमुदा फार्मूले के असरात से मुलजिम ने आला कत्ल के बारे में कुछ नहीं बताया? पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि आपने जिस अमूमी तासुर की बात की वो सरासर गलत और मबनी बर कयास है। तफ्तीशी ऑफिसर शबर अली ने ठहरे हुए लहजे में कहा, यह ठीक है कि हम मुलजिम के मुंह से हकीकत उगलवाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे आजमाते हैं जो सिर्फ डराने धमकाने तक महदूद हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं। शबर अली की आंखें इसकी जुबान से अदा होने वाले अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी, जिसका वाज़ह मतलब यही था कि वह सरासर गलत बयानी से काम ले रहा था। मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, तो इसका मतलब है रिमांड की मुद्दत के दौरान में ना तो मुलजिम ने अपने जुर्म का इकरार किया और ना ही आला कत्ल के गयाब के बारे में कुछ बताया? जी हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, उसने गोल मोल जवाब दिया। इससे तो यही जाहिर होता है कि कत्ल की इस वारदात से मेरे मोक्कल का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। कत्तन ये जाहिर नहीं होता जनाब, वह चमक कर बोला। बाज मुजरिम बड़े ढीठ और सख्तजान होते हैं, इतनी आसानी से जुबान नहीं खोलते। इन्हें ट्रायल के लिए अदालत में लाने के बाद ही कोई बात बनती है। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, ऐसे शरीफ नफ्स अफराद तो सिर्फ 2-3% ही होते हैं जो थाने में हाजिर होते हैं तो बड़ी शराफत से अपने जुर्म का इकबाल कर लेते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि मेरा मोक्कल शरीफ नफ्स नहीं बल्कि सख्त जान और ढीठ किस्म का इंसान है। रिमांड की मुद्दत के दौरान में उसने आपकी तवक्कुआत की ऐसी कम तैसी कर दी और अब तक एक ही बात पर डटा हुआ है कि यह जुर्म इसने नहीं किया। चौकीदार अयूब के कत्ल में इसका हाथ नहीं। मैंने सांस दुरुस्त करने के लिए लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर तफ्तीशी ऑफिसर की आंखों में देखते हुए पूछा, मैं ठीक समझ रहा हूँ ना? आपका जो चीज़ चाहे समझते रहें, वो रुखाई से बोला। मुलजिम को अदालत में पेश किया जा चुका है, इस्तगासा इसको मुजिब साबित करके दिखा देगा। अभी तो अदालती कार्रवाई की इब्तिदा हुई है, आगे आगे देखेंगे होता है क्या। मैंने इसी के कहे हुए जुमले पर गिरा लगाई और कदरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, आइयो साहब, आपने जाए वकुआ से मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स उठाए थे ना? उसने टिका सा जवाब दिया। मैंने जरहाना अंदाज में कहा, किसी भी वकुआ पर से FP यानी कि फिंगरप्रिंट्स उठाना तो तफ्तीशी अमल का लाजमी जुज़ है।
आपने किस खुश ख्याली में उसे नजरअंदाज कर दिया? वो बगले झांकते हुए ढिठाई से बोला, हमने इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, मैंने इस्तज़ाई अंदाज में कहा। क्या मतलब है आपका? वो झेंपे हुए अंदाज में मुस्तफसर हुआ। मतलब ये है आइयो साहब, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, कि आपको मुजिम के मुजरिम होने का ऐसा पक्का यकीन था, या ये कि ऐसा यकीन दिला दिया गया था कि आपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह के झमेले में पड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो नापसंदीदा नजरों से मुझे घूरता रहा। मैं अहम पॉइंट अदालत के रिकॉर्ड पर ले आया था, लिहाजा मैंने जवाब के लिए इसरार भी नहीं किया और बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आइयो साहब, आपने मुलजिम कामरान अली को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया था? वकुआ की रात 10 बजे के करीब इसके घर से, उसने जवाब दिया। घर से? मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। यानी PIB कॉलोनी से? जी हाँ, मेरे बताने का यही मतलब है। आपको कैसे पता चला कि मुलजिम BIB कॉलोनी में रहता है? इसकी कुरियर कंपनी फ्लाइंग हॉर्स के दफ्तर से हमने मुलजिम के घर का एड्रेस लिया था, आईओ ने बताया। फिर हमें वहां पहुंचने में जरा मुश्किल पेश नहीं आई। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और पूछा, मुलजिम की कुरियर कंपनी का नाम आप तक कैसे पहुंचा था? मौका के गवाह ने इस बारे में बताया था, उसने जवाब दिया। उस गवाह का नाम? मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया। रियाज, रियाज अहमद। ओह, मैंने हैरतज़दा होने की अदाकारी की। ये वही रियाज अहमद तो नहीं जिसका नाम इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में भी शामिल है? जी जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिला दी। इस बंदे ने आपको और क्या क्या बताया था? मैंने जरहाना अंदाज में पूछा। वो वजाहत करते हुए बोला, मैंने जिस शख्स का जिक्र किया है वो वकुआ के करीब वाक़या एक रिहायशी इमारत ज़मीर प्लाजा में रहता है। रियाज अक्सर व बेशतर मुलजिम को इस गली में आते जाते देखता था। जब मैं इतला मिलने पर जाए वारदात पर पहुंचा तो रियाज नामी ये शख्स अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद था। मौके की कार्रवाई से फारिग होने के बाद जब मैंने गवाहों के बयानात कलम बंद करना शुरू किए तो सबसे आगे यही रियाज था। वो सांस दुरुस्त करने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, रियाज ने मुझे बताया कि चंद रोज पहले मुलजिम और मकतूल में खतरनाक नौयत का झगड़ा हो चुका था, जिसमें मुलजिम की शर्ट भी फट गई थी। लोगों ने, खसूसन रियाज ने, बच बचाव करके इन्हें एक दूसरे से अलग किया था, वरना मुलजिम तो शायद इसी वक्त मकतूल का काम तमाम कर देता। बहरहाल इस रोज़ अल्फ्रीद अपार्टमेंट से रुखसत होते हुए मुलजिम ने मकतूल को खतरनाक नताज की धमकी भी दी थी। फिर ठीक 3 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को यह अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। वो एक मरतबा फिर रुका, एक गहरी सांस खारिज की और बात मुकम्मल करते हुए बोला, सिर्फ एक रियाज ही की बात नहीं, कम अज कम निस्फ दर्जन अफराद ने इस वाक़े की तस्दीक की है, लिहाजा लामहल्ला हमारा ध्यान मुलजिम की तरफ चला गया। रियाज ने तो मुलजिम के किरदार के हवाले से और भी बहुत सी बातें बताई थी, लेकिन चूंकि इन बातों का ज़ेर समात के से कोई ताल्लुक नहीं बनता, इसलिए इसका जिक्र मुनासिब नहीं होगा। मुझे ये समझने में ज़रा दिक्कत महसूस नहीं हुई कि आई और रियाज के हवाले से किन बातों का जिक्र कर रहा था। यकीनन वो मामला मिसेस शबाना से मुतल्लिक होगा। रियाज को शक था कि कामरान और शबाना के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है, जबकि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सब रियाज के जहन का फितूर था। वो कमबख्त शबाना के सिलसिले में जहनी मरीज हो गया था और यह नफसियाती आर्जा इस दर्जा बढ़ चुका था कि वह हर उस शख्स का दुश्मन हो जाता था जिसे शबाना से नज़दीक होते देखता था, और कामरान इस दौड़ में उससे पहले नंबर पर नजर आता था। मैंने तफ्तीशी ऑफिसर को ज़्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की कि वो क्या बातें हैं जिन पर मसलहतन पर्दा डाले रखना चाहता था। मैं अगर ज़रूरत महसूस करता तो ये तमाम तर सवालात बराह रास्त रियाज से कर सकता था या मैं अगर ज़रूरत महसूस करता तो ये तमाम तर सवालात बराह रास्त रियाज से कर सकता था। वो जगासा का गवाह था और जल्द या बददेर उसे विटनेस बॉक्स में आकर तो खड़े होना ही था। मैं एक मरतबा फिर इंक्वायरी ऑफिसर की जानब मुतवज्जो हो गया। आयो साहब, जाए बकुआ पर मौजूद लोगों के बयानात, खसूसन रियाज के बयान से आपको वाज़ेह तौर पर इशारा मिला है कि चौकीदार अयूब का कत्ल फ्लाइंग हॉर्स नामी कुरियर कंपनी के एक नुमाइंदे कामरान अली ने किया है। लिहाजा आपने सोचा कि फिंगरप्रिंट्स वाले बखेड़े पर मिट्टी डालो और आप फौरन कुरियर कंपनी के दफ्तर पहुंच गए। मैंने चंद लम्हात का वक्फा करके एक बोझल सांस खारिज की और अपनी जरा को आगे बढ़ाते हुए कहा, कंपनी के दफ्तर से आपको मुलजिम के घर का पता मिल गया और आप आनन फानन में PIB कॉलोनी जा पहुंचे और लगभग रात 10 बजे आपने मुलजिम कामरान अली को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो तायदी अंदाज में बोला। वाकयात इसी तरतीब से पेश आए थे। शबर साहब, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कदरे तलख लहजे में इस्तफसार किया, गिरफ्तारी के फौरन बाद कि आपने मुलजिम के हाथों का पैराफिन टेस्ट करवाया था? ये क्या होता है जनाब? वो हैरत भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने पैराफिन टेस्ट की तफसीलात में जाते हुए समझाया कि इस टेस्ट की मदद से मुलजिम के हाथों पर बारूद के ज़रात को तलाश किया जा सकता है। जब किसी गन से फायर किया जाता है तो गोली चलने के साथ ही बारूद के नदीदा मखसूस ज़रात उड़कर फायर करने वाले के हाथों पर आ गिरते हैं, और जब तक हाथों को रगड़ रगड़ कर ना धोया जाए ये अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं।
जब हाथों का पैराफिन टेस्ट किया जाता है तो मस्कूरा ज़रात नुमायां होकर अपनी मौजूदगी का इजहार कर देते हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि इस शख्स ने किसी गन से फायर किया था। पूरी तफसील सुनने के बाद आईओ ने कहा, अच्छा, आप इस टेस्ट की बात करें? नहीं जनाब, हमने ये टेस्ट नहीं करवाया था। शबर अली की जगह अगर कोई काइया और अय्यार इंक्वायरी ऑफिसर होता तो हरगिज ऐसा जवाब नहीं देता। वो अपनी कम इल्मी या अल्लाह इल्मी को किसी भी सूरत में वकील सफाई के सामने खुलने ना देता। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका जवाब कुछ इस नवैयत का होता। वकुआ को पेश आए 5-6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया था और इस दौरान में मुलजिम ने अच्छी तरह नहा धोकर लिबास भी तब्दील कर लिया था, लिहाजा इस टेस्ट की जरूरत महसूस न करते हुए हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसका कोई फायदा ना होता। जबकि आईओ शबर अली ने जो जवाब दिया था इससे जाहिर होता था कि वो पैराफिन टेस्ट की केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी से कतई नावाकिफ है। मैंने जज की जानब रूए सोहन को मोड़ते हुए कंधे उचकाए और सादगी से कहा, जनाबे अली, इस्तगासा की नज़र में यह केस इतना सीधा और सादा है कि फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश की गई, ना ही पैराफिन टेस्ट को ज़रूरी समझा गया और आला कत्ल का तो दूर दूर तक आसार ही नज़र नहीं आते। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक इत्मीनान भरी सांस ली और ख़त्मी लहजे में कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाबे अली। जज ने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात पर कुछ नोट्स लिए और सर उठाकर दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखने लगा। अदालत का मुकर्ररा वक़्त ख़त्म होने में 6-7 मिनट बाकी थे, लिहाजा किसी और गवाह की पेशी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। अगली पेशी पर इस्तगासा की जानब से मुनीर अब्बासी को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया। अब्बासी एक पुस्तकामत और तेज़ तराज शख्स था। वो किसी सरकारी महकमे में मुलाजिम था और फरीद अपार्टमेंट्स में इसकी हैसियत किराएदार की थी। वो बुनियादी तौर पर अंदरूनी सिंध का रहने वाला था और बाज़ लोगों का यह ख्याल था कि कराची में वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ रहता है। इसकी पहली बीवी गांव में यानी अपने मैके में रहती थी। दोनों बीवियों से 3-3 बच्चे थे। ताहम अब्बासी का कहना यही था कि इसकी एक ही बीवी है जो अल्फ्रीद अपार्टमेंट सी में इसके साथ रहती है। मुनीर अब्बासी ने सच बोलने का हलफ उठाया और फिर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। असूल के मुताबिक जज की इजाज़त पाकर पहले वकील इस्तगासा जरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। वो 15-20 मिनट तक घुमा फिराकर गवाह से मुख्तलिफ सवालात करता रहा, जिसका लब्बे लबाब ये था कि बिल्डिंग का चौकीदार मकतूल अय्यूब एक समझदार और असूल पसंद लाला था। वो किसी के साथ ज्यादती करता था और न ही बदतमीजी। आउटसाइडर्स और विजिटर्स के साथ में नहायत ही नरमी और खुश अखलाकी से पेश आता था। मतलब ये कि अगर वक़ुआ से 2-3 रोज़ पहले मकतूल और मुलजिम में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था तो इसमें सरासर कसूरवार मुलजिम ही था। मुलजिम के किरदार के हवाले से बाज़ तीखे सवालात के जवाब में अब्बासी ने गैर तसल्ली बख्श जवाबात। रियाज की तरह अब्बासी को भी मुलजिम का मिसेस शबाना के फ्लैट में दाखिल होना अच्छा नहीं लगता था। मेरे सर्वे में एक हकीकत ये भी सामने आई थी कि अब्बासी भी मिसेस शबाना पर नजर रखता था। अपनी बारी पर मैंने जरा का आगाज करते हुए इस्तगासा के गवाह मुनीर अब्बासी से पूछा, अब्बासी साहब, क्या ये सही है कि बकुआ के रोज आप ही ने फोन करके पुलिस को इस अंधोनाक वाक़े की इत्तला दी थी? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। अब्बासी ने इस बात में जवाब, ये तो मेरा फर्ज था जनाब। बिल्डिंग में इतना बड़ा वाक़या हो गया था और सदर साहब भी मौजूद नहीं थे। मुझे जैसे ही पता चला मैंने फौरन फ़ोन करके मुतलका थाने में इस वाक़े की इत्तला कर दी। मैं ये जानना चाहूँगा अब्बासी साहब, मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको ये कैसे पता चला कि चौकीदार का कत्ल हो गया है? मुझे पड़ोसी के बच्चे ने बताया था। वह जवाब में बोला, मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट यानी A203 में एक हिंदू फैमिली रहती है। इनका एक 8 साल बेटा भोश है। मैं पानी का वाल खोलने के लिए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो वो नीचे से आ रहा था। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसने सनसनीखेज लहजे में बताया कि अंकल, बिल्डिंग के लाला को किसी ने इसके कमरे में कत्ल कर दिया है। वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं वाल्व को भूल कर जीने से उतरते हुए नीचे पहुंचा और चौकीदार के कमरे के पास लोगों को जमा देखा। अगले ही लम्हे सूरत हाल मेरी निगाह के सामने हुआ हो गई। लाला अय्यूब अपनी चारपाई पर बेजान पड़ा था। सीने पर से इसके लिबास खून में सुर्ख हो रहा था। बेसख्ता मेरे मुंह से निकला, इसे किसने कत्ल कर दिया? मेरे अकब में से एक आवाज़ उभर कर मेरी समात तक पहुंची, लगता है इस कुरियर वाले ने अपनी धमकी पर अमल कर दिखाया है। मैंने फौरन पलट कर देखा, वो रियाज था जो हमारे सामने वाली बिल्डिंग जमीर प्लाजा का रिहायशी है। दूसरे लोगों की तरह ये बात मेरे इल्म में भी थी कि 2-3 रोज़ पहले मुलजिम और मकतूल में शदीद तरीन झगड़ा हो गया था, जिसके नतीजे में मुलजिम मकतूल को संगीन नताइज की धमकी देकर गया था। मैंने चौंक कर रियाज की तरफ देखा और पूछा, क्या वो कमबख्त कुरियर वाला आज भी कोई लेटर लेकर आया? क्या वो कमबख्त कुरियर वाला आज भी कोई लेटर लेकर A304 में गया था? 304 और मिसेस शबाना का तो मुझे पता नहीं, रियाज ने लातलकी का इजहार करते हुए कहा। हाँ, अलबत्ता मैंने थोड़ी देर पहले इस बंदे को अल्फ्रीद में दाखिल होते देखा था। आपको अच्छी तरह याद है? ये बात रियाज अहमद ही ने कही थी। मैंने मुनीर अब्बासी की आंखों में देखते हुए पूछा।
रियाज के हवाले से यही बात इंक्वायरी ऑफिसर ने भी कही थी। गोया रियाज इस अमर का चशमदीद गवाह था कि वकूआ के रोज मुलजिम अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में दाखिल हुआ था। मैंने जवाब तलब नजर से कटहरे में खड़े हुए गवाह की जानब देखा तो वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। अब्बासी साहब जरा जहन पर जोर देकर बताएं, मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। जब आप जाए वकूआ पर पहुंचे और रियाज ने मुलजिम की आमद और बिल्डिंग में दाखिले के हवाले से आपको इत्तला फ्राहम की तो इस वक्त क्या बचा था? इस वक्त कमोबेश 4 बज रहे थे, उसने पुरतमाद लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या आप इस बात से इतफाक करते हैं कि 4 बजे से थोड़ी देर पहले का मतलब पौने 4 या 3:30 या 3:15 ही होता है? उसने अपने सर को इस बाती जुम्बश देते हुए कहा, जी हाँ, मैं इस बात से मुकम्मल इतफाक करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि रियाज साहब ने जब मुलजिम को अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में दाखिल होते देखा, इस वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। रियाज साहब का नाम इस्तगासा के मोअज़्ज़ज़ गवाहों की फहरिस्त में शामिल है। ये सवाल मैं इनकी बारी पर उन्हीं से पूछूंगा कि जब उन्होंने मुलजिम को 3:30 बजे अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में दाखिल होते देखा, इस वक्त वो खुद कहाँ थे और क्या कर रहे थे। बहरहाल मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर गवाह की तरफ देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। वो उलझन ज़दा नज़रों से मुझे तकने लगा। उसकी समझ में नहीं आ सका था कि मैंने किस बात के लिए उसका शुक्रिया अदा किया था। मैंने रुए सुगन जज की जानब मोड़ते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब। मुनीर अब्बासी के बाद अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स का सदर अशरफ भाई गवाही के लिए पेश हुआ। वह चंद रोज पहले ही तबलीगी दौरे से वापस आया था। अशरफ भाई का शुमार मोअज़्ज़ज़ अफराद में होता था। वो अपनी वज़ाक़त, हुलिया और किरदार से एक नेक और परहेजगार इंसान समझा जाता था। अशरफ भाई ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड कराया। बकुआ के रोज वो चूंकि शहर में मौजूद ही नहीं था, लिहाजा वो इस वाक़े पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सका था। उसे इस अलमिया का बड़ा दुख था कि इसका बयान मकतूल के किरदार, फ़राइज़, ज़िम्मेदारियों और अपार्टमेंट्स के क़वाइद ज़वाबित तक महदूद रहा था। वकील इस्तग़ासा ने अपनी बारी पर मुख्तसर सी जरा के बाद गवाह को फारिग कर दिया तो मैं जज की इजाज़त हासिल करके विटनेस बॉक्स के पास पहुंच गया। मैंने गवाह की तरफ देखते हुए खुश हलाकी से इस्तफ़सार किया, अशरफ भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र और एहसान है, वो करारी आवाज़ में बोला। तबलीग का सिलसिला कैसा चल रहा है? मैं एक सवाल आगे बढ़ाया। अल्लाह चलाने वाला है भाई, इंसान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है, बरकत और कामयाबी देना तो सिर्फ उसी के हाथ में है। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, अशरफ भाई, जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया आप नेकी के मिशन पर थे, लिहाजा मैं आपसे वक़ुआ के रोज़ के हवाले से कोई सवाल नहीं करूँगा। हम वक़ुआ से 2-3 दिन बेशतर मकतूल और मुलजिम के माबैन होने वाले झगड़े का भी तस्करा नहीं करेंगे। इससे मज़ीद चंद रोज़ पीछे जाते हैं जब आप कराची में मौजूद थे, ठीक है? बिल्कुल ठीक जनाब, वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला। आप फरमाएं, मैं पूरी तवज्जो से आपकी बात सुन रहा हूँ। बकौल अशरफ भाई, मैंने फरमाया, सदर साहब तबलीगी दौरे पर रवाना होने से चंद रोज़ कबल आप अपनी बिल्डिंग की पानी वाली एक मोटर ठीक करवा रहे थे। वो दिन आपके हाफ़्ज़े में है? जी हाँ, वो दिन पूरी तरह मेरे हाफ़्ज़े में महफूज है। आपने बिल्डिंग के चौकीदार मकतूल अयूब को मोटर का कोई सामान लेने के लिए हार्डवेयर की दुकान पर भेजा हुआ था और इसी दौरान में मुलजिम आपसे एक छोटी सी अर्ज करने आया था। मैंने इस्तगासा के गवाह की आंखों में देखते हुए पूछा। जी मुझे याद है। उसने एक मरतबा फिर इस बात में गर्दन हिलाई। इस बेचारे की बाइक के साथ गली के शैतान बच्चे छेड़छाड़ करते रहते थे और ये मुझसे इस बात की इजाज़त लेने आया था कि मैं ऐसे बाइक बिल्डिंग के अंदर खड़ी करने की इजाज़त दे दूँ। तो आपने मुलजिम को बाइक अंदर खड़ी करने की इजाज़त दे दी थी? इसमें मुझे कोई कबाहत नज़र नहीं आई, लिहाजा मैंने इसकी फरमाइश पूरी कर दी। सदर साहब ने बड़ी रसान से जवाब दिया। उसकी बात और ज़रूरत मेरी नज़र में बिल्कुल जायज़ थी, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, आजकल देखने में यही आ रहा है कि अगर किसी बच्चे को शैतानी, बेहुदगी और बदतमीज़ी से मना किया जाए तो उसके वालिदैन सख्त नाराज़ हो जाते हैं। पता नहीं। उसने एक मरतबा फिर कमरे की छत को देखा और जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, हम लोग किधर जा रहे हैं? अशरफ भाई, मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने मुलजिम को बिल्डिंग में बाइक खड़ी करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन इससे मुलजिम की तसल्ली नहीं हो सकी थी और उसने आपसे मज़ीद दरख्वास्त की थी कि आप इस इजाज़त के हवाले से चौकीदार को भी बता दें, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। क्या आपने मकतूल अयूब के आने पर उसे मुलजिम की बाइक के हवाले से हदायत दे दी थी? जी हाँ, अशरफ भाई ने बड़े वसूख से कहा। मैंने चौकीदार को इसके बारे में अच्छी तरह समझा दिया था। आपने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने के लिए रवाना हो गए। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में मकतूल ने आपकी हदायत पर मुतलिक अमल नहीं किया। मैं लम्हे भर को सांस दुरुस्त करने के लिए मुतवक्किफ़ व फिर इजाफा करते हुए कहा, आपने जिस काम में कोई कबाहत नहीं समझी थी वो मकतूल को इंतहाई नाजायज़ नजर आया और इसने आपकी हदायत को पसे पुस्त डालते हुए मुलजिम से इस बात पर शदीद झगड़ा किया कि वो अपनी बाइक बिल्डिंग के अंदर क्यों लेकर आया है। लोगों ने बच बचाव करके उन्हें छुड़ाया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यह 12 अक्टूबर का वाक़या है और 15 अक्टूबर को चौकीदार अयूब का कत्ल हो जाता है।
और 15 अक्टूबर को चौकीदार अयूब का कत्ल हो जाता है। मुझे लोगों ने 12 अक्टूबर वाले झगड़े के बारे में भी बताया था, अशरफ भाई ने तायदी अंदाज में कहा, और मुझे ये सुनकर हैरत के साथ साथ अफसोस भी हुआ था कि अयूब ने मेरी हदायत के खिलाफ अमल क्यों किया। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये कि निहायत ही अहम नुक्ता है अशरफ भाई, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अगर अयूब की मौत वाकया ना हुई होती तो आज आप उसे अपने सामने खड़ा करके पूछ सकते थे कि इसने आपकी हुक्म अदूली क्यों की, वो किसकी बातों में आ गया था, किसकी शय पर उसने मुलजिम के साथ लड़ाई झगड़ा किया। मगर मैंने ड्रामाई अंदाज में तौक़ुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, मगर चौकीदार अयूब को जिंदा करना मुमकिन नहीं, इसलिए वो तमाम तर सवालात मैं किसी और से पूछूंगा जब वो गवाही देने कटहरे तक पहुंचेगा। फिर मैंने जज की तरफ रुख फेरते हुए खत्मी लेजे में कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर। इसके बाद अदालत का वक़्त खत्म हो। आइंदा पेशी पर इस्तगासा की जानब से 2 गवाह पेश हुए। इन दोनों का ताल्लुक इसी गली से था जहां ये कत्ल की वारदात हुई थी। एक का नाम नेमतुल्ला था, वो पेशे के एतबार से बढ़ई था, और दूसरा बन कबाब बेचने वाला सुहेल अहमद था। इन दोनों के बयानात में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लिहाजा सरसरी से जायजे के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मज़कूरा दोनों गवाह इस वाक़े के यानी शाहिद थे जब 12 अक्टूबर को मकतूल और मुलजिम के माबैन एक ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा हुआ था। वो उन्हें छुड़ाने में भी पेश पेश रहे थे, और जब मुलजिम कामरान अली फटी हुई शर्ट के साथ वहां से रुखसत हो रहा था तो उन्होंने उसे खतरनाक अंदाज में ये कहते हुए भी सुना था, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की कि इस्तगासा की इमारत की बुनियाद सिर्फ इसी नुक्ते पर इस्तादा थी कि वक़ुआ से 2-3 दिन पहले यानी 12 अक्टूबर को मुलजिम ने बड़े खुले अल्फाज में मकतूल को खतरनाक नताइज की धमकी दी थी। बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जज ने इस रोज़ 15 दिन की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। आइंदा पेशी से पहले मुलजिम का वालिद रिटायर्ड हेड मास्टर मौज़म अली मुझसे मिलने मेरे दफ्तर आया। इस दौरान में भी हमारी 2-3 मुलाकातें हो चुकी थीं और वह मेरी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन था। मैंने मुख्तलिफ नौइयत की मुफीद मालूमात जमा करने में इससे भी मदद ली थी, खसूसन मुलजिम जिस करियर कंपनी में मुलाजिम था वहाँ से वक़ुआ के रोज़ मुलजिम की मसरूफियात के हवाले से बड़े अहम नुकात हासिल हुए थे जिनकी बुनियाद पर केस का पासा पलट सकता था। इसलिए मैं बड़ा पुरसुकून था और इस्तगासा के गवाहों के साथ दिल लगी के अंदाज में जरा कर रहा था। रस्मी लैग के बाद मौज़म अली ने मुझसे कहा, बेग साहब आप धीरे धीरे केस को इसके मंतकी अंजाम तक ले आए हैं। मुझे लग रहा है कि 1-2 पेशियों में इसका फैसला हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? मैं आपके ख्याल से इतफाक करता हूँ मौज़म साहब, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा। इंशाल्लाह आइंदा पेशी पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस केस से मुतल्लिक हम थोड़ी देर गुफ्तगू करते रहे, फिर वो मुझे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में इस्तगासा का सबसे अहम गवाह रियाज अहमद खड़ा था। अहम इस हवाले से कि इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं में इसकी टांग फंसी हुई थी। रियाज ने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड कराया तो वकील इस्तगासा जरा के लिए इसके पास पहुंच गया। वो काफ़ी देर तक नए नए जाविये से घुमा फिरा कर गवाह से सवालात करता रहा, जिसका लब्बे लुबाब ये था कि मकतूल और मुलजिम के झगड़े का सबब मुलजिम की हरधर्मी और मकतूल की असूल पसंदी थी, वगैरह वगैरह। इस जुर्म की तान एक ही मुकाम पर आकर टूटती थी कि वक़ुआ से चंद रोज़ कबल मुलजिम ने मकतूल को बड़ी खौफनाक धमकी दी थी। मैं अपनी बारी पर जज की इजाज़त हासिल करके विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया और अपने काम का आगाज करते हुए मैंने इस्तगासा के सबसे अहम गवाह से सवाल किया, रियाज साहब आप ज़मीर प्लाजा के रिहायशी हैं? मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। आप जिस फ्लैट में रहते हैं वो आपकी मलकियत है या आप किराएदार की हैसियत से वहाँ रिहायश पजीर हैं? खिलाफ मामूल जरा ने गवाह को थोड़ा मुस्तरब तो किया, ताहम उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, मैं इस फ्लैट में एक तवील अरसे से रह रहा हूँ और ये मेरा अपना है। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर तो आप ज़मीर प्लाजा के तमाम मकीनों को अच्छी तरह जानते होंगे? जी हाँ, एक एक को जानता हूँ। ज़मीर प्लाजा के ब्लॉक बी में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं, मैंने कहा। इस फैमिली के बारे में आपका क्या तासुर है? मतलब वो कैसे लोग हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने एहतजाजी लहजे में कहा। मेरे फाजिल दोस्त गैर मुतल्लका बातों में उलझाकर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अव्वल तो प्रोफेसर साहब का मामला गैर मुतल्लिक नहीं है, मैंने ठहरे हुए लहजे में वकील इस्तगासा के एतराज़ का जवाब दिया, और अगर गवाह को मेरे सवाल पर कोई परेशानी है तो बयान कर सकता है। मुझे कोई परेशानी नहीं, रियाज अहमद ने हद से ज़्यादा स्मार्ट बनते हुए जल्दी से कहा। वकील इस्तगासा को इसकी ये हरकत पसंद न आई, ताहम जुबान से कुछ कहने की बजाय वो महज उसे घूर कर रह गया। मैं वकील इस्तगासा को नज़रअंदाज करते हुए गवाह की जानब मुतवज्जा हो गया। रियाज ने मेरी सवालिया नज़रों के जवाब में कहा, प्रोफेसर साहब और इनकी फैमिली नहायत ही नफीस और काबिल एतबार लोग हैं। प्रोफेसर साहब का इकलौता बेटा मेडिकल का स्टूडेंट है, 1 आध साल में वो डॉक्टर बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मेरे इस धीमे अंदाज पर वकील इस्तगासा को गोया मिर्चें सी लग गई। नहायत ही तंजिया लहजे में उसने मुझसे इस्तफसार किया, मेरे फाजिल दोस्त क्या आप मोअज़्ज़ज़ अदालत को ये भी बता देंगे कि प्रोफेसर साहब का
ज़ेर समात केस से क्या ताल्लुक है? ज़रूर बताऊंगा जनाब, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। फिर रुए सुखन जज की जानब मोड़ते हुए इजाफा किया, जनाब आली, प्रोफेसर साहब की अहलिया दरअसल एक जाविये से सफाई के गवाह की हैसियत की हामिल है। अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं अपने मोक्कल की बेगुनाही साबित करने के लिए इन खातून को अदालत तक लाऊंगा, और पक्के कागजी सबूत के साथ। जज ने मानी खेज अंदाज में सबको इस बाती जुम्बश दी और मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब प्लीज प्रोसीड। वकील इस्तगासा और इस्तगासा का अहम गवाह रियाज अहमद के चेहरों पर मुझे उलझन नुमा हैरानी के आसार नजर आए। उसकी समझ में नहीं आ सका था कि मैं प्रोफेसर की बीवी से किस किस्म की गवाही दिलवाने का इरादा रखता हूँ। मैंने इनकी ज़हनी कैफियत की परवाह किए बगैर अपना काम आगे बढ़ाते हुए गवाह से सवाल किया, रियाज साहब, आपकी एक बीवी और 2 बच्चे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका ज़रिए मुआश क्या है? मैं स्टेट का काम करता हूँ। मतलब? रियल एस्टेट का। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसने तुरश लहजे में जवाब दिया, फोटो स्टेट नहीं। क्या आप मौजूद अदालत को यह बताना पसंद करेंगे कि आपकी स्टेट एजेंसी कहाँ पर वाक़ है? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा, क्योंकि मेरी मालूमात और गली वालों के मुताबिक तो आप हर वक्त ज़मीर प्लाजा के आसपास ही दिखाई देते हैं। कभी गली में टहलते हुए, कभी ज़मीर प्लाजा के गेट के बाहर टेलीफोन के पोल से पुष्ट टकाए, और कभी ज़मीर प्लाजा की छत पर मटर गश्त करते हुए। मैंने फिक्र अंगेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो बिगड़े हुए लहजे में बोला, मेरी बाकायदा कोई स्टेट एजेंसी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टी एजेंटों से मेरे राब्ते हैं। मैं चलते फिरते इनके लिए काम करता रहता हूँ। वो फ़ी पार्टी तयशुदा कमीशन मुझे दे देते हैं। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, आपको मेरे घूमने फिरने, उठने बैठने, चलने फिरने और टहलने पर क्या एतराज़ है वकील साहब? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने साफ कोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अलबत्ता जिस शख्सियत को एतराज़ है, वो एतराज़ का इजहार करके खुद को इस मामले में मुलव्वस नहीं करना चाहती। आपका इशारा किस जानब है? वो मोहतात नज़रों से इधर उधर देखते हुए बोला, इशारा आप समझ गए होंगे, यही काफ़ी है। तरफ और जानब के चक्कर में ना पड़े। मैंने इसकी आंखों में झांक, वरना आप बेचैन होकर इधर उधर ना देखते। आपके जहन में चोर छुपा हुआ है। जब ही फौरन घबरा गए थे कि कहीं वो शख्सियत आपकी शिकायत लेकर अदालत में तो नहीं आ गई है ना? मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ, वो इसरारी लहजे में बोला। मैं परेशान क्यों होऊंगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं? तो फिर मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? पता नहीं आप किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। ये भी अच्छा ही है कि आपको इस शख्सियत का पता नहीं, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। अगर पता चल गया तो ऐसी मुसीबत में फंसेंगे कि जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। खैर, मैंने ड्रामाई अंदाज में तौक़ुफ़ किया, फिर दोबारा जिरा की पटरी पर आते हुए कहा, रियाज साहब, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वकूआ के रोज़ आपने तफ्तीशी ऑफिसर के सामने ये इंकशाफ किया था कि आपने फ्लाइंग हॉर्स कुरियर कंपनी के नुमाइंदे कामरान अली को वकूआ से थोड़ी देर पहले अल्फ्रेड अपार्टमेंट्स में दाखिल होते देखा था। जी हाँ, ये सच है। फिर मुनीर अब्बासी को भी आप ही की ज़ुबान से पता चला कि मुलजिम अल्फ्रेड अपार्टमेंट्स में आया था? मैंने तस्दीकी नज़र से इसकी तरफ देखा। और यहाँ भी आपने थोड़ी देर पहले के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, है ना? उसने एक मरतबा फिर इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने कदर सख्त लहजे में पूछा, इस थोड़ी देर की वजाहत भी कर दें? मेरा मतलब है 3 सवा 3 बजे। वो मुतज़्ज़ब लहजे में बोला, या ज़्यादा ज़्यादा 3:30 बजे। इस वक्त आप कहाँ खड़े थे जब मुलजिम अल्फ्रेड अपार्टमेंट्स में दाखिल हुआ था? मैं अपने प्लाजा के बाहर टेलीफोन के खंबे के पास खड़ा था। मुलजिम ने अल्फ्रेड अपार्टमेंट्स में कितना वक्त लगाया था? मैंने तेज़ लहजे में पूछा, क्या वो आपकी नज़रों के सामने वहाँ से रवाना हुआ था? जी हाँ, वो मेरे सामने ही रवाना हुआ था और खासी अफरा तफरी में नजर आता था, उसने जवाब दिया। वरना पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे इसके अंदाज पर हैरत हुई थी। पहले कैसा नहीं हुआ था? मैंने कुरैद के अमल को जारी रखते हुए कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी रियाज साहब। मेरे कहने का ये मतलब है कि वो वजाहत करते हुए बोला, पहले वो जब भी अल्फ्रेड अपार्टमेंट्स की डाक लेकर आता था तो 15-20 मिनट अंदर गुजारने के बाद ही रुखसत हुआ करता था, और जाते वक्त इसके चेहरे पर सुकून और आसूदगी के तासुरात होते थे। लेकिन इस रोज़ तो उसकी हालत ही अजीब थी। लगता था। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने पूछ लिया, क्या लगता था? यही लगता था कि इस रोज़ मिसेस शबाना के लिए इसके पास कोई लेटर नहीं था। रियाज ने कड़वा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, अल्फ्रेड अपार्टमेंट्स में ज़्यादातर मिसेस शबाना ही के लेटर कुरियर से आते हैं। वो ना सिर्फ लेटर वसूल करती थी, बल्कि कुरियर वाले को घर के अंदर बुलाकर चाय पानी भी पूछा करती थी। मोजिम इसके फ्लैट में 15-20 मिनट गुजारे बगैर नीचे नहीं उतरता था। और आप ये सारे मनाजर कभी अपनी किचन की खिड़की में से, कभी बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर देखा करते थे, जिससे आपको जलन होती थी, क्योंकि आप खुद मिसेस शबाना को हरीसाना नज़र से देखा करते थे। मैंने उसे तीखी नज़रों से घूरा। फ्लैट सिस्टम में एक खराबी बहरहाल मौजूद रहती है कि एक घर से दूसरे घर में ताका झाकी हासी सहल हो जाती है। मिसेस शबाना के फ्लैट के कमरों की 2 खिड़कियां ज़मीर प्लाजा की सिमत खुलती हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? मैंने उसकी दुखती हुई रग को छेड़ा तो वो बेचैन हो गया। फिर बात को बदलते हुए जल्दी से बोला, इस रोज़ मुलजिम अल्फ्रेड अपार्टमेंट्स से जाते हुए खासा जल्दी में और घबराया हुआ लग रहा था।
जैसे कोई बहुत खतरनाक काम करके आया हो, इसे जाए वकुआ से दूर निकलने की ख्वाहिश हो। वो वाज़ेह तौर पर मिसेस शुबाना के जिक्र से कन्नी काट गया था। मैं खुद भी इस खातून को अदालती कार्रवाई में नहीं घसीटना चाहता था, लिहाजा दोबारा असल मौजू की तरफ आते हुए गवाह से कहा, रियाज साहब, आपकी इत्तला के लिए बताता चलूं कि मैंने वकुआ के रोज़ यानी 15 अक्टूबर के हवाले से फ्लाइंग हॉर्स कोरियर कंपनी का रिकॉर्ड चेक किया है। इस सिलसिले में कंपनी के एक आला अहदेदार मंसूर सदीकी ने मुझसे बहुत ताउन किया। उम्मीद है आप इस हवाले से ताउन करोगे। कैसा ताउन? वो उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखने लगा। मंसूर सदीकी ने क्या ताउन किया है? मैं नहायत ही होशियारी के साथ इसके चारों तरफ एक ऐसा नादीदा जाल फैला रहा था जो बिलाखिर उसे अपनी जकड़ में लेकर सच बोलने पर मजबूर कर देता। मैं यही चाहता था वो सच बोले और सच के सिवा कुछ न बोले, क्योंकि अदालत के रूबरू बयान देते हुए इसने इसी किस्म का खलफ उठाया था। मैंने नहायत ही मुस्तहकम लहजे में कहा, फ्लाइंग हॉर्स कुरियर कंपनी का ऑफिस हैदरी के इलाके में वाक़ है। मैं वहाँ जाकर मंसूर सदीकी से मिल चुका हूँ। उन्होंने मुझे 15 अक्टूबर की इस डॉक का रिकॉर्ड दिखाया जो मुलजिम के हाथों तकसीम हुई थी, और हकीकत ये है कि वकुआ के रोज़ मुलजिम ने इस गली में सिर्फ एक लेटर पहुँचाया था, वो भी ज़मीर प्लाजा के रिहायशी प्रोफेसर साहब के घर। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर सिलसिला सवालात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप चूँकि खुद भी ज़मीर प्लाजा ही में रिहाइश पजीर हैं और प्रोफेसर साहब को भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ज़रा सोच कर बताएं कि मुलजिम ज़मीर प्लाजा से निकलने के बाद अल्फ्रीद की तरफ गया था या अल्फ्रीद से फारिग होने के बाद इसने ज़मीर प्लाजा का रुख किया था, क्योंकि आप तो इस वक्त ज़मीर प्लाजा के गेट के पास ही खड़े हुए थे। ये मामला आपकी नज़रों से पोशीदा तो नहीं रहा होगा। वकील सगासा सोचती हुई निगाह से मुझे देखने लगा। उसे शायद एहसास हो गया था कि मैं गवाह को बांस पर चढ़ाकर सीढ़ी खींचने का प्रोग्राम बनाए बैठा हूँ, लेकिन वो अपने गवाह को जवाब देने से नहीं रुक सकता था, लिहाजा बेबसी से तिलमिला कर रह गया। रियाज अहमद भी जवाब देने से पहले लम्हे भर के लिए शशो पंज में पड़ गया था, क्योंकि वो अपने वकील के चेहरे के तासुरात को देख चुका था। ताहम वो जल्द ही संभल गया और ठहरे हुए लहजे में बोला, मुझे अच्छी तरह याद है जनाब, मुलजिम पहले तो ज़मीर प्लाजा में गया था, मगर वहाँ से ये जल्द ही निकल आया था और मेरे देखते ही देखते ये अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में घुस गया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि अब तो 20-25 मिनट गए, लेकिन ये 2-3 मिनट बाद ही बाहर निकल आया और अपनी बाइक पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। और इस वक्त दोपहर के 3, सवा 3 या साढ़े 3 बजे थे। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी आंखों में झांका। जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये महज मैंने तस्दीक की खातिर पूछा है, क्योंकि इसके बाद आने वाले सवाल का टाइम की हकीकत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझने और ना समझने का तो सवाल इस वक्त पैदा होगा वकील साहब, जब आप मुझे वो बात बताएंगे जो अभी तक आपके जहन में है। वो तंजिया लहजे में बोला, ठीक है, मैं अपने जहन की बात जुबान पर लाता हूँ। मैंने अपने मंसूबे को फाइनल टच लगाते हुए नहायत ही संजीदगी से कहा। फिर सगासा के गवाह रियाज अहमद से पूछा, क्या आपको ये मालूम है कि जब कोई कोरियर वाला किसी लेटर को इस मंजिल पर पहुंचाता है तो लेटर देने से पहले वो मुतल्लका शख्स से एक मखसूस वाउचर पर दस्तखत भी लेता है? हाँ, मुझे मालूम है, ये तो आम सी बात है। इसी वाउचर पर तारीख और वक्त के इंदराज के खाने भी बने होते हैं। मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, ताकि इस रिकॉर्ड को महफूज किया जा सके। कौन सा हक किस शख्स ने किस तारीख को कितने बजे वसूल किया था। अगर असल आदमी घर पर मौजूद ना हो तो एहतियात के तकाजे को पेश नज़र रखते हुए लेटर वसूल करने वाले का नाम और असल शख्स से रिश्ता भी दर्ज कर लिया जाता है। मुझे इतनी बारीकियों और पेचीदगियों का पहले कभी तजुर्बा नहीं हुआ। उकताहट अमेज अंदाज में बोला, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि आज तक कोरियर सर्विस से मेरा कोई लेटर नहीं आया। मुझे ये सुनकर हैरत नहीं बल्कि खुशी हो रही है, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील सगासा ने अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए बावाज़े बुलंद नारा लगाया। डिफेंस काउंसलर सगासा के मोजज़ गवाह के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। किस किस्म की ज्यादती? मैंने बराह रास्त वकील मुखालिफ की आंखों में देखते हुए तंजिया लहजे में पूछा। अगर मेरे मोजज़ गवाह को कोरियर कंपनी वालों की बारीकियों का पता नहीं, तो इसमें आपके लिए खुशी की क्या बात है? वो भी जोश में आ गया। मेरे लिए खुशी और मसरत की बात यह है कि गवाह की लाइल्मी ने मेरे मौकल की बेगुनाही पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है। मैंने भी जवाबन जोशीले लहजे में कहा। लाइल्मी को कुछ लोग जहमत से ताबीर करते हैं। इस केस में सगासा के गवाह की लाइल्मी मुलजिम के लिए रहमत साबित होने वाली है। वो कैसे? बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। मैंने भी इसी के अंदाज में कहा, वो ऐसे कि फिर मैं जज की तरफ मुड़ा और अपने मौकल की हमायत में कहना शुरू किया, जनाबे आली, वकूआ के रोज़ जब मुलजिम प्रोफेसर साहब के लिए एक लेटर लेकर ज़मीर प्लाजा पहुंचा तो वो दोपहर का वक्त था और इस वक्त प्रोफेसर साहब घर में मौजूद नहीं थे। लिहाजा इनकी अहलिया ने साइन करके वो लेटर वसूल कर लिया। इस लेटर की रसीद यानी कोरियर के मखसूस वाउचर पर 15 अक्टूबर की तारीख और वक्त दोपहर 1:50 दर्ज है। मेरी प्रोफेसर साहब से
और इनकी अहलिया से बात हो चुकी है। रसीद इनके पास महफूज है और मिसेस प्रोफेसर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कुरियर वाला दर्जशुदा वक्त पर ही इनके घर पहुंचा था। अलावा जी बिल्कुल ऐसा ही रिकॉर्ड फ्लाइंग हॉर्स कुरियर कंपनी के ऑफिस में भी मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर मिसेस प्रोफेसर और कुरियर कंपनी के आला अहदेदार मंसूर सदीकी को मैं इस अमर की गवाही के लिए अदालत में पेश कर सकता हूँ। मैंने सांस हमार करने के लिए लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर सिलसिला दलाइल को आगे बढ़ाते हुए मजीद कहा, यो ऑनर, इस्तगासा के गवाह मिस्टर रियाज अहमद ने थोड़ी देर पहले मोअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू बताया है कि वक़ुआ के रोज़ वो ज़मीर प्लाजा के गेट के करीब खड़ा था तो इसने लगभग 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे मुलजिम को पहले ज़मीर प्लाजा में और इसके बाद अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स में दाखिल होते देखा। फिर वो 2-3 मिनट बाद ही अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से रुखसत हो गया। अब अगर मैंने एक मरतबा फिर तौक़ुफ़ करके बारी बारी वकील इस्तगासा के गवाह, इंक्वायरी ऑफिसर और हाज़रीन अदालत को देखा। फिर जज को दोबारा मुखातिब करते हुए कहा, जनाबे अली, अब अगर हम इस्तगासा के गवाह को सच्चा मान लेते हैं तो कुरियर कंपनी का रिकॉर्ड, तमाम रसीदें और वाउचर्स प्रोफेसर और इनकी अहलिया को भी झुटलाना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि हम किसके सामने किसको झुटला रहे हैं। किसी एक शख्स के मुकाबले में निसफ दर्जन मोअज़्ज़ज़ अफराद गलत तो नहीं हो सकते, और अगर वो सब गलत नहीं है तो फिर इस्तगासा के गवाह की द्रोह गोई में कोई कलाम नहीं रह जाता। मैंने रुक कर एक गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए लहजे में जज को मुखातिब करते हुए कहा, यह एक मुसलमा असूल है कि और दुनिया के हर शख्स पर लागू होता है कि कोई भी इंसान इस वक्त द्रोह का सहारा लेता है जब वो कोई जुर्म करने जा रहा होता है या फिर अपने किए हुए जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा होता है। हमेशा किसी बड़े फायदे को हासिल करने के लिए या किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए झूठ का इस्तेमाल किया जाता है। जज ने मेरे खामोश होने पर घूर कर कटहरे में खड़े इस्तगासा के गवाह रियाज अहमद को देखा, लेकिन जुबान से एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। रियाज ने जज की नज़रों की ताब न लाते हुए गर्दन झुका ली। पता नहीं वो झुकी हुई गर्दन के साथ अपने कौन से जुर्म का इकरार कर रहा था। मैं दोबारा जज की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो मुझसे मुखातिब होते हुए पूछ रहा था, बेग साहब, क्या आप आइंदा पेशी पर कुरियर कंपनी का वो वाउचर अदालत में पेश कर सकते हैं जो लेटर प्रोफेसर साहब की अहलिया ने वसूल किया था? अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में मिसिस प्रोफेसर और मंसूर सदीकी साहब को भी अदालत में तलब कर लिया जाएगा। बिल्कुल जनाब, मैं मज़कूरा वाउचर अदालत में पेश कर सकता हूँ। दरअसल मेरे ही पास महफूज रखा है। मैंने मिसिस प्रोफेसर से दरख्वास्त करके वो कागज़ का टुकड़ा हासिल कर लिया था, लेकिन मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ के बाद इजाफा करते हुए कहा, इस मुतल्लका वाउचर के अलावा मैं सलमान अली और ज़ुबैदा आंटी को भी अगली पेशी पर यहाँ आने की जहमत देना चाहता हूँ। जज ने उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखकर पूछा, ये सलमान अली और ज़ुबैदा आंटी कौन बुजुर्ग हैं? मैंने बताया, सलमान अली मुलजिम कामरान अली का एक गहरा दोस्त है जो हैदरी मार्केट में वाक़या किसी बैंक में काम करता है। वक़ुआ के रोज़ वो मुलजिम से मिलने लगभग 3:30 बजे कुरियर कंपनी के ऑफिस पहुंचा था। वो दोनों बाहर जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठे। उन्होंने एक साथ लंच किया। फिर कमोबेश 4:30 बजे मुलजिम अपने दोस्त से रुखसत होकर घर चला गया था। मुलजिम के दफ्तर के लोग इस बात के गवाह हैं कि वक़ुआ के रोज़ 3:30 बजे सलमान मुलजिम से मिलने इसके ऑफिस गया था। वक़ुआ के रोज़ वो मुलजिम से मिलने लगभग 3:30 बजे कुरियर कंपनी के ऑफिस पहुंचा था। वो दोनों बाहर जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठे। उन्होंने एक साथ लंच किया। फिर कमोबेश 4:30 बजे मुलजिम अपने दोस्त से रुखसत होकर घर चला गया था। मुलजिम के दफ्तर के लोग इस बात के गवाह हैं कि वक़ुआ के रोज़ 3:30 बजे सलमान मुलजिम से मिलने इसके ऑफिस आया था और इसे अपने साथ ले गया था। वो इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि सलमान के आने से पहले मुलजिम कोई घंटे भर से ऑफिस में मौजूद था, यानी वो अपनी ड्यूटी निपटाकर 2:30-3 बजे वापस ऑफिस आ चुका था। सलमान अली इस अमर की गवाही देगा कि वक़ुआ के रोज़ मुलजिम 3:30 से 4:30 बजे तक इसके साथ हैदरी के एक रेस्टोरेंट में बैठा था। और जुबैदा आंटी का इस केस में क्या किरदार है? जज के सवाल में हैरत भरी हुई थी। मैंने जवाब में बताया, जुबैदा आंटी एक बेआसरा और बेवा औरत है। वो अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के ब्लॉक बी में रहती है। वक़ुआ के रोज़ लगभग 3, सवा 3 बजे वो अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। इस बालकनी से बिल्डिंग का सेहन बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। जुबैदा आंटी के मुताबिक इन्हीं लम्हात में इसने रियाज अहमद को बिल्डिंग के गेट से निकलते देखा था। मैंने सांस दुरुस्त करने के लिए लम्हाती तौक़ुफ़ किया, फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल चौकीदार अयूब की मौत 15 अक्टूबर की दोपहर 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़या हुई है और ये वो वक्त है जब मेरा मौक्कल जाए वारदात से बहुत दूर कुछ लोगों में मौजूद था और इस्तगासा का गवाह रियाज अहमद वक़ुआ पर मंडलाता पाया गया था। मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मैंने एक मरतबा फिर थोड़ा तौक़ुफ़ किया कि इसके बाद गहरी संजीदगी से कहा कि मेरा मौक्कल बिल्कुल बेगुनाह है। मौजूदा ज़ेर समाअत केस और इस कत्ल की वारदात से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। किसी सोची समझी और गहरी साजिश के तहत उसे इस मामले में मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। दैट्स ऑल योर ऑनर।
मुलजिम की बेगुनाही का सबूत हासिल करने के लिए आप आइंदा पेशी पर सफाई के तमाम गवाहों को एक साथ अदालत में पेश कर दें ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस केस का फैसला हो जाए। जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर और वकील इस्तगासा से मुखातब होते हुए बोला, सारी सूरत हाल आपके सामने है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। बस आइंदा पेशी पर इस्तगासा का गवाह रियाज अहमद अदालत में मौजूद होना चाहिए कि ये कहीं गायब ना हो जाए। जज की वार्निंग को मज़कूरा दोनों अफराद ने संजीदगी से लिया और अदालत बर्खास्त हो गई। अगली पेशी एक रोज़ बाद की थी क्योंकि आइंदा रोज़ मुतल्लका जज की अदालत के पास सिर्फ एक ही केस था, लिहाजा कार्रवाई के लिए ज़्यादा वक्त मिल सकता था। मेरी जानब से पेश किए जाने वाले गवाहों ने हक़ शहादत अदा कर दिया। उनके बयानात के बाद दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। जज के हुक्म पर इसी रोज़ रियाज अहमद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अदालत ने मेरे मौक्कल को बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। रियाज अहमद ने पुलिस कस्टडी में हकीकत हाल का इकरार कर लिया। ये कत्ल उसी ने किया था, लेकिन इस वारदात के पीछे पूरी एक जुर्मज़दा और सनसनीखेज कहानी थी। अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के अकब में जो अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, उधर से 2-3 उबाश मगर बासर अफराद को रियाज ने पुलिस कस्टडी में हकीकत हाल का इकरार कर लिया। यह कत्ल इसी ने किया था, लेकिन इस वारदात के पीछे पूरी एक जुर्मज़दा और सनसनीखेज कहानी थी। अल्फ्रीद अपार्टमेंट्स के अकब में जो अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, उधर से 2-3 उबाश मगर बासर अफराद कूद कर अल्फ्रीद की छत पर आ जाते थे। वो वहां बैठकर शराब पीते, गुलगपाड़ा और हर मस्तियां करते थे। अशरफ भाई को इनकी ये नजेबा हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने चौकीदार को इन लोगों के हवाले से बड़ी सख्त हदायत दे रखी थी। वो अशरफ भाई से बराह रास्त उलझने की कोशिश नहीं करते थे, अलबत्ता मकतूल से अक्सर उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। चौकीदार अशरफ भाई के हुक्म का पाबंद था और वह लोग ताकत के ज़ोम में अपनी ओछी हरकतों से मजबूर। अशरफ भाई ने कई मरतबा समझाया था कि जो काम वो अल्फ्रीद की छत पर आकर करते हैं वही अपनी बिल्डिंग की छत पर कर लिया करें, लेकिन इन बदमस्त बदकिरदार लोगों पर कोई असर नहीं होता था। पता नहीं क्यों हम गंदा काम करना भी चाहते हैं और इसके असरात बद से अपने घर को भी महफूज देखना चाहते हैं। चौकीदार से एक तो मरतबा इन लोगों की बदमज़गी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इसे सजा देने का फैसला कर लिया। रियाज का भी इनके साथ उठना बैठना था। उसने जब इनके ख्यालात सुने तो इस मिशन में कामरान अली को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला कर लिया। ये एक तीर से दो शिकार वाली बात थी। रियाज का आइडिया सबको पसंद आया और कुर्राए फाल भी इसी के नाम निकला। चुनांचा इसने चंद रोज़ की मेहनत के बाद एक सपहर इस मंसूबे पर अमल कर डाला। इंसान अपने मकसद के हसूल की खातिर ये भूल जाता है कि इसके अमल से कौन मुतासिर हो रहा है। किसी को मुसीबत में डालने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो मुसीबत उलट भी सकती है। बाज़-औक़ात छुरी तो वहीं रहती है, लेकिन इसके नीचे गर्दन बदल जाती है। रियाज के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया।